सो आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम द आईपीएल अब टाइम आ चुका है इंडियन क्रिकेट के इंटरनेशनल सीन को वापस लाने का। और इस शॉर्ट ब्रेक में हमने भी एक छोटी सी छुट्टी ली थी और उसके चलते चलते जो अंडरडॉग का एक सीजन चल रहा है उसमें हमने एक और टीम को विन करते हुए देखा है। साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया है उसकी बातें करनी है। किस पर्सपेक्टिव से बात करने वाले वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम उस सेगमेंट में पहुंचेंगे। बट आई थिंक बहुत सारे मतलब आज के पॉडकास्ट है ना, इट्स गोइंग टू बी अ कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो कि इंटरनेशनल स्टेज को हम लोग थोड़ा सा वी आर गोइंग टू ब्रिंग बैक दैट फ्लेवर। आई थिंक जब भी कुछ ऐसा चेंज हो रहा होता है ना क्रिकेट में कि अच्छा आईपीएल खत्म हो गया, अब इंटरनेशनल स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसमें हमेशा जब भी हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं हमेशा ऐसे अ लॉट ऑफ टॉपिक्स आर देयर एंड उसमें हमें जल्दी से ब्रश अप करना होता है सारे टॉपिक्स पे। तो ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया की बातें होंगी। बट रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है कि अपेरेंटली बीसीसीआई चाहती थी कि वो खुद ही रिटायरमेंट ले लें और अब वो रिटायरमेंट क्योंकि नहीं अनाउंस कर रहे ओडीआई से तो शायद श्रेयस अय्यर को भी कप्तानी में कंसिडर करा जा सकता है, नॉट जस्ट शुभमन गिल। क्या एंगल है एग्जैक्टली वो, उसमें कौन बंदा साथ डिजर्विंग है, किसके साथ सही हो रहा है किसके साथ गलत हो रहा है, सब डिस्कस करेंगे। WTC को लेते हुए जो होस्टिंग होगी अगले 3 WTC फाइनल्स की, उसमें इंडिया और इंग्लैंड ने अपनी पिच दे रखी थी एंड अपेरेंटली आईसीसी ने विच इज लेड बाय जय शाह उन्होंने इंडिया की जो प्ली है, जो बीसीसीआई की प्ली उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वो क्यों हो रहा है, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो डिस्कस करना है हम लोगों को। साथ ही साथ अभी जो इंग्लैंड का टूर आ रहा है उससे आई थिंक काफी अपडेट्स हैं। आई थिंक अभी जो इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ था जिसको अपेरेंटली बीसीसीआई ने मना कर रखा था सारे जर्नलिस्ट के कि आप कवर नहीं कर सकते क्योंकि वो बिहाइंड क्लोज डोर्स हुआ था। बट वही बात है कि रिपोर्ट्स बाहर तो आई जाती हैं किसने कितने रन बनाए, कुछ बीसीसीआई खुद रिपोर्ट कर देती है, कुछ लोग जर्नलिस्ट निकाल लेते हैं। तो हम लोग उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट भी जैसा इंडिया ए ने परफॉर्म करा था उसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनने जैसा परफॉर्म करा, उसके बेसिस में क्या वो टीम के अंदर आ सकते हैं नहीं आ सकते, में कुछ चेंज हो सकता है कि तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये 4 टॉपिक बहुत है तो 3 और टॉपिक हमने छोटे डिसाइड करे हुए हैं। एक तो जो नए ओडीआई के रूल्स आए, एक तो इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ओडीआई क्रिकेट बट क्रिकेट इन जनरल। आईसीसी ने 2-3 नए रूल्स लेके आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो भी मैं सबको बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रहा था, आरसीबी के जो विक्ट्री में स्टैम्पीड हुआ था एंड उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी थोड़ी सी कंप्लेन भी है, जो अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो शायद आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो मैं वो भी बहुत ही ऑनेस्टली एक्सप्रेस करूंगा सबसे। एंड एक मतलब ऐसे हार्श नोट पे मैं एंड करना नहीं चाहता पॉडकास्ट, तो जस्ट टू ब्रिंग बैक सम फन हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि अश्विन का एक बहुत अभी फेमस हो रही है एक TLPL में, इसमें वो एक फीमेल एम्पायर के डिसीजन पर बहुत गुस्सा हो रहा है और फिर ग्लव भी थ्रो करा है उसके ऊपर भी। आई थिंक आई हैव समथिंग टू से, तो तुम्हारे भी काफी विचार उसके ऊपर, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो ये 7-8 टॉपिक्स का एक पूरा कलेक्शन होने वाला है इस पॉडकास्ट में। काफी सारा मसाला है, काफी सारा एंटरटेनमेंट होगा, तो आप पूरा एंड तक देखिएगा, एंजॉय करिए इस एपिसोड को। और साथ ही साथ इस पॉडकास्ट को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च करी हुई है, अभी इसी हफ्ते बेसिकली इंग्लैंड टूर तो स्टार्ट हो रहा है, तो विल डेफिनेटली प्लान सम लाइव स्ट्रीम्स फॉर आवर मेंबर्स। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं एंड हम लोग वहाँ पे लाइव स्ट्रीम के अपडेट्स भी देते रहते हैं, वो हम लोग अपने कमेंट से पिन कर देंगे, तो वहाँ जाइए और उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिए और आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस इंटरनेशनल क्रिकेट कमबैक एपिसोड को। Let's start with the first topic, probably the hottest topic right now. रोहित शर्मा के ओडीआई करियर पे एकदम से आउट ऑफ नोवेयर, मतलब मुझे याद है हम लोग अपने घर में बैठे हुए थे छुट्टी में और वहाँ पे एकदम से न्यूज़ आती है, 2-3 वीडियोस आने शुरू हो गए कि रोहित शर्मा को कम्युनिकेट कर दिया गया कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे लगा था इस न्यूज़ का बेसिस भी क्या है, अभी आईपीएल खत्म हुआ है, अभी इंग्लैंड टूर की तैयारी होगी, विराट और रोहित ने अभी अपना टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी इन एक्शन फॉर क्वाइट सम वाइल नाउ। और उसमें अचानक से ऐसी न्यूज़ आ जाना, एट द सेम टाइम श्रेयस अय्यर जो है पंजाब को फाइनल भी लेकर आ गए और गिल की कप्तानी को भी अच्छी तरीके से एक एंटिसिपेशन बिल्ड करा जा रहा है बीसीसीआई के द्वारा। क्या एग्जैक्टली हुआ है इसमें? आई थिंक वेरी ऑनेस्टली आई काइंड ऑफ सॉ दिस कमिंग। इफ़ यू रिमेंबर मैंने कुछ टाइम पहले बहुत ब्रीफली बताया था मैंने, क्योंकि मैं लगातार वो हर दिन जर्नलिस्ट को फॉलो करते रहता हूँ, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसी निकल के आती है जो कि वो लोग बस कह देते हैं और फिर मूव ऑन कर जाते हैं। तो इट इज़ अ क्लू फॉर ऑल द व्यूअर्स कि आप लोग खुद थोड़ा डिराइव करो, खुद डिसाइफर करो कि क्या एग्जैक्टली मतलब है उस चीज़ का।
तो मैंने लाइव स्ट्रीम में भी चीज़ बोली भी थी कि हो सकता है कि इस साल के एंड तक रोहित शर्मा से उनकी ओडीआई कप्तानी ले ली जाए। तो व्हेन दिस न्यूज़ एक्चुअली केम तो इट डिड नॉट कम ऑफ एज अ सरप्राइज टू मी एंड वेरी ऑनेस्टली जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई थी और उसके अगले दिन हमने पॉडकास्ट निकाला था जिसमें स्पेसिफिकली मुझे थोड़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ी थी क्योंकि मैंने रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर थोड़ा सोचा था कि मेरे हिसाब से कैसा प्लान आउट होना चाहिए। तो उसमें भी ये चीज़ मैंने मेंशन करी थी कि 27 का वर्ल्ड कप एक ड्रीम है सारे हिंदुस्तानी फैंस का, सारी इंडियन क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा का खुद का भी। बट क्या वो ड्रीम एक रियलिटी बन सकती है? अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा फासला है। तो हम लोग अभी से बता नहीं सकते कि रोहित शर्मा एक श्योर शॉट पक्का ओपनर होंगे ही होंगे, हमारे कप्तान होंगे 2027 वर्ल्ड कप में। तो जब ये न्यूज़ आती है एग्जैक्टली क्या निकल के आती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो हेडलाइन थी वो तो ये थी कि रोहित शर्मा से साल के एंड तक उनसे उनकी ओडीआई कप्तानी ले ली जाएगी। एंड ये चीज़ उन्हें थोड़ा बहुत हिंट दे दिया गया था पहले भी, एंड चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी हिंट दिया गया था। मतलब मैं चाहता यही हूँ कि ऑफकोर्स तुम पहले एक बार एक्सप्लेन कर दो कि क्या रिपोर्ट है बेसिकली, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बेसिकली आ रहा है रिपोर्ट के थ्रू, एंड देन उसके ऊपर एक थॉट एक्सपेरिमेंट या डिस्कशन भी करते हैं अपने एंड से कि क्या हम लोग को लग रहा है इन आवर पर्सपेक्टिव क्या चीज़ सही होनी चाहिए, क्या ये डिसीजन अगर लिया जा रहा है तो इट्स अ फेयर कॉल और नॉट, अगर कुछ अनफेयर हो रहा है रोहित शर्मा के साथ, एंड इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 27 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर्सपेक्टिव से एक डिस्कशन भी करेंगे। बट लेट्स फर्स्ट ले आउट द फाउंडेशन। हाँ, तो बेसिकली जो हेडलाइन थी वो यही थी कि उनसे इस साल के एंड तक उनसे उनकी कप्तानी ले ली जाएगी। अब पॉइंट ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी इफ़ यू गाइज रिमेंबर तो फाइनल से पहले एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज आ रही थी कि रोहित शर्मा का लास्ट मैच हो सकता है, इसके बाद वो पेरेंट्स को बुला रहे हैं, स्टेडियम के अंदर मौजूद है, उन्होंने कहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ स्पेशल मैच फॉर मी। तो सबकी स्पेकुलेशन यही थी कि शायद उनका लास्ट मैच हो सकता है। और मुझे वेरी ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा था। प्लस हम लोग इधर उधर अलग पॉडकास्ट में गए, हमने मिस्टर करण वर्मा के साथ भी पॉडकास्ट करा है, उसमें भी हमने मेंशन करा था कि कैसे शायद फाइनल की जो इनिंग्स आई थी वो एकदम से कुछ रिवाइव हो गई कि नहीं भाई इस आदमी में क्रिकेट अभी भी बाकी है तो इसको अभी चांस देना चाहिए। अगर वो फाइनल हम हार गए होते और रोहित शर्मा ने वो मैच विनिंग नॉक नहीं खेली होती तो उनका पूरे चैंपियंस ट्रॉफी का जो एक नैरेटिव वो बहुत ही अलग होता। इस वक्त नैरेटिव ये है कि देखो क्लच बंदा है एंड विराट कोहली से सिर्फ 30-35 रन कम मारे हैं एंड 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता दी, एंड बाय द वे सब चीजें डिजर्वड है, पूरा एकदम डिजर्विंग नैरेटिव बनता है उनका। बट मैं वही कह रहा हूँ कि एक मैच से, स्पोर्ट इज सच अ फ्रेजाइल इंडस्ट्री कि एक मैच से आपका पूरा नैरेटिव चेंज हो सकता है। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था श्योरली कि उस मैच के चलते हुए उनको एक एक्सटेंडेड लीज ऑफ लाइफ एटलीस्ट इन ओडीआईज मिल जाएगी। पर वही बात है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी और उस फाइनल के बाद कुछ बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने आके खुद ही रिपोर्ट दी है कि उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि शायद इस मैच के बाद रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ देंगे, रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। पर वो खुद थोड़े शॉक थे जब रोहित शर्मा ने ऐसा नहीं करा। इनफैक्ट उन्होंने तो चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद आके इंटरव्यूज में बोला कि मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई, ऐसे करके जतिन सप्रू के साथ पूरा एक इंटरव्यू था उनका। तो इट केम एज अ शॉक टू बीसीसीआई, सम बीसीसीआई ऑफिशियल्स, मतलब जैसे रिपोर्टेड है। तो मुझे लगता है कि ऊपर के जितने लोग थे उन सबको तो आइडिया होगा पहले से ही। क्या होता है ना ऐसे सिचुएशंस में ऊपर के भी जो लोग होते हैं 7-8 जो अल्टीमेट पावर ऑफ अथॉरिटी वगैरह लेके चलते हैं, उनमें से भी ना कई सारे अंदर ही अंदर कैंप्स होते हैं और ये हर जगह होता है। जैसे तुम ये भी सोचो ना, फॉर एग्जांपल टू मेक दिस मोर रिलेटेबल टू ऑल द लिसनर्स, अगर आपको कोई फ्रेंड ग्रुप है स्कूल का या कॉलेज का, जो भी है, कहीं और का भी होगा, उसमें मान लो कि बड़ा सर्कल है, 10-15 लोग हैं, तो वो 10-15 लोग ही सारे के सारे उतने क्लोज कभी नहीं होते हैं। उसमें से 2-3-4 आपके जो है वो सब ग्रुप बना होता है हमेशा, ऐसे 2-3 होंगे परहैप्स। तो बीसीसीआई में भी क्या, मतलब किसी भी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप चेयरमैन होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होती है, उसमें डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं। और ये तो हमने कितनी बार सालों में देखा है ये। धोनी के टाइम पर भी था कि कुछ लोग बैक कर रहे थे कि नहीं, उनको जो उनका डिसीजन था कि अब सिर्फ 4 साल ही रह गए वर्ल्ड कप में, कुछ लेजेंड्स को हमें जाने देना पड़ेगा, कुछ उनके फॉर थे, कुछ अगेंस्ट थे उनके। तो ये भी न्यूज़ कुड बी वेरी वेल ट्रू कि some of the officials, not all of them, may actually be thinking कि रोहित शर्मा should not be leading in the 2027 वर्ल्ड कप। डोंट बी सरप्राइज अगर ये एकदम 100% सच निकल के आता है। एंड इसके पीछे की थिंकिंग जो है वो भी इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है, उसके ऊपर भी एक बार चलते हैं क्योंकि आई थिंक एक मेरिट है इस रिपोर्ट में। पूरी जो थिंकिंग है बीसीसीआई की, ये है कि उन्हें अपनी जो पूरी टीम है 27 वर्ल्ड कप के लिए, वो एक स्टेबल प्लेयर चाहिए, उसके अराउंड वो लोग बिल्ड करना चाहते हैं। अच्छा। एंड रोहित शर्मा को इस टाइम पे वो लोग, मतलब दे स्टिल हैव देयर डाउट्स
कि ये बंदा 27 वर्ल्ड कप तक टिक सकता है या नहीं टिक सकता। एंड इसके चलते हुए उनकी पूरी थिंकिंग यही है कि अगर हम लोग टीम बनाना चाह रहे हैं अल्टीमेटली, और बाई चांस मतलब हमने मान लो रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन अभी डिक्लेयर करा जाता है कि 27 तक वो खेलेंगे, एंड एट दैट एज 38 39 तब तो वो 40 के होंगे जब वो वर्ल्ड कप आएगा। भाई ये एंड के मोमेंट्स में हमेशा किसी भी एथलीट का डिक्लाइन बहुत ही ज़्यादा स्टीप होता है और एकदम से आता है। किसी ने आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कितना गंदा डाउनफॉल आएगा किसी का। तो अगर आप उस हिसाब से देखो तो बीसीसीआई खुद भी सोच रही होगी कि यार 40 साल की उम्र तक ऐसा हो सकता है कि एक महीना बहुत अच्छे फॉर्म में रहे, 2-3 महीने बाद आप सोच रहे हो कि यार ये बंदा खेल सकता है, और उसके बाद अगले 2-3 महीने इतने गंदे चले गए उस खिलाड़ी के कि आप सोच रहे हो कि यार हमने गलती कर दी इनको आगे ले जाके। तो अगर एक वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता एक प्लेयर, एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा, इस केस में यार मतलब इसमें कोई फैन, कोई हेट्रेड या फिर डिसलाइकिंग लाइकिंग वाली बात नहीं है। आप सिर्फ फैक्ट्स पे बात करो तो ये चीज़ है इस टाइम पे यार। मतलब एक 40 साल के खिलाड़ी के लिए आप कैसे कह सकते हो ये कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता ही रहेगा डे इन डे आउट, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि वो बाकी दोनों फॉर्मेट से रिटायर हो चुका है। ही ओनली हैज टू प्ले 27-28 ओडीआईज अप टिल दैट 2027 वर्ल्ड कप। 2 साल की ड्यूरेशन में अगर आप 27 दिन खेलने आ रहे हो, 28 दिन खेलने आ रहे हो, तो कभी भी आप वो जज नहीं कर सकते कि किस खिलाड़ी का फॉर्म कैसा है। तो अगर इसी रिपोर्ट के चलते ये माना भी जाए कि बीसीसीआई ऐसा सोच रही है कि अगर हम लोग 27 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को लेके जाते हैं, या छोड़ो नहीं लेके जाते अल्टीमेटली, तो हमें अल्टीमेटली प्लान से वैसा करना है कि अच्छा एज अ प्लेयर वो काम कर रहे हैं, नहीं करे तो ठीक है, हमें बस एज अ प्लेयर रिप्लेस करना है उन्हें। वरना अगर रोहित शर्मा एज कैप्टन होते तो हमें पूरी थिंकिंग चेंज करनी पड़ जाएगी टीम की एकदम एंड मोमेंट पे। ये कप्तान नया आ रहा है, उसकी थिंकिंग अलग आ रही है, क्या वो गौतम गंभीर के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा, 2-3 महीने में वर्ल्ड कप है, कैसे मैनेज होगा, उसको अपने खिलाड़ी चाहिए। तो अगर इस रिपोर्ट की एक्चुअली बात मानी जाए, आई डू थिंक मेरिट है इसके अंदर। और क्या लिखा है रिपोर्ट में? बेसिकली मोटा मोटा यही है। बाकी फिर वो है कि अल्टीमेटली फाइनल जब जीत गए वो श्रेयस अय्यर, उसके बाद ये रिपोर्ट निकल के आई थी कि अच्छा वो भी अब कंटेंशन में शायद बीसीसीआई उन्हें देखेगी कि वो कैप्टेंसी कंटेंशन में होंगे। कौन सा फाइनल जीत गए? ये आईपीएल फाइनल जो था पिछले साल जो था, अरे सॉरी हाँ पिछले साल जो जीत गए, इस बार आईपीएल फाइनल में जो आ गए, उसके चलते हुए ये बात होने लग गई कि अब यार ये प्रूवन खिलाड़ी हो चुका है, एक प्रूवन कैप्टन हो चुका है, तो इसको वाइड बॉल में कैप्टेंसी दी जा सकती है। एंड शुभमन गिल का बेसिकली ये कहा जा रहा है कि इंग्लैंड टूर जैसा देखा जाएगा। अच्छा। कि वो कैसे कैप्टन करते हैं, कैसी उनकी बनती है, गौतम गंभीर के साथ कैसी बनती है, क्या ये सेम चीज़ वो वाइड बॉल फॉर्मेट में रेप्लिकेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर अच्छा जाता है तो हो सकता है हम लोग देखें कि श्रेयस अय्यर एकदम से वापस साइडलाइन हो जाएंगे। बट अगर गिल का टूर अच्छा नहीं जाएगा, जो कि इंग्लैंड में इधर में बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी कप्तान के लिए, एक्सपेक्टेशन है, तो फिर शायद श्रेयस अय्यर की ओर भी देखा जाएगा। श्रेयस अय्यर क्लियरली कंटेंशन में तो आ गए। अभी तक तो ये था कि वो टीम में एक सर्टेनिटी भी नहीं थे कुछ महीने पहले तक, और नाउ एकदम से बीसीसीआई इज रियलाइजिंग, इंडियन टीम की मैनेजमेंट रियलाइज कर रही है कि श्रेयस अय्यर में जेन्युइन पोटेंशियल है, एंड वी विल बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग बिग अगर हम उनको कप्तानी का रोल एटलीस्ट एक फॉर्मेट में तो नहीं देते हैं। तो ऑल्सो दिस फर्दर रीइंस्टेट्स द 3 फॉर्मेट 3 कैप्टन्स पॉलिसी कि गिल टेस्ट में रहे, ओडीआई में श्रेयस हैं, T20 में सूर्य कुमार यादव रहे, विच अगर आप हमें पिछले 1-2 साल से देख रहे हो तो आप जानते हैं कि हम दोनों तो एकदम 100% प्रो 3 कैप्टन पॉलिसी है यहाँ पे। 3 डिफरेंट टीम्स, 3 डिफरेंट कैप्टन्स, 3 डिफरेंट कोचेज ऑल्सो इन फ्यूचर। तो अच्छा ये हमारा अभी होगा कि क्या रिपोर्ट आ रही है, अब इसके ऊपर जरा सा डिस्कशन करना शुरू करते हैं। और 2 लेवल्स पे होगा। फर्स्टली अबाउट रोहित शर्मा हिमसेल्फ, कि क्या उनका रिटायरमेंट होना बनता है, नहीं तो एज अ कैप्टन को हटा के एज जस्ट एज अ प्लेयर खेलना चाहिए कि नहीं, एंड देन हु रिप्लेसेस हिम एज अ कैप्टन। 2 लेवल्स में बातें होंगी। पहले लेवल के शुरू करते हैं बातें। रोहित शर्मा के अगर ऊपर ये न्यूज़ आ रही, क्या तुम्हें लगता है कि ये लेजिट होना चाहिए? आई थिंक है लेजिट, आई थिंक होना भी चाहिए ये चीज़, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे खिलाड़ी जो हैं यार, अब भाई ये बड़े हार्श वर्ड हो जाएंगे, कोई किसी पहचान तो नहीं कर रहा है इंडियन टीम की तरफ से खेलते हुए। सबको अपना करियर बनाना है, सब इंडियन क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं। एंड मैं ऐसे इम्प्लाई भी नहीं करना चाह रहा कि कोई खिलाड़ी ऐसा सोचता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब लोग उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि दे वांट टू गिव टू इंडियन क्रिकेट, एंड जो भी बेटरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली वो बैक ऑफ कर जाएंगे। तो अगर ऐसा हम लोग माने इस चीज़ को, तो आइडियली देखा जाए तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस होने चाहिए थे रोहित शर्मा पे। एंड अगर आप ये देखो ना, तो मैं ये सिमिलर स्टांस मेंटेन करता रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी। जब वो रोहित शर्मा की इंग्लैंड के अगेंस्ट 100 भी आई थी, तो भी मुझे कहीं ना कहीं डाउट्स थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या ये आदमी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाएगा। नो डाउट कि वो बंदा मैच विनर है, नो डाउट कि ही इज अ मैन ऑफ बिग ओकेजन्स। दैट इज हमने देखा फाइनल में जब विराट कोहली भी आउट हो गए थे, अल्टीमेटली रोहित शर्मा ने करके दिखाया काम वहाँ पे, एंड वो क्लच है फॉर श्योर, कर दिया था एक साइड फॉर श्योर। पर अगर आप देखो तो एक वो जो प्रॉपर पारी मैच विनिंग वाली, वो एक ही आई थी उनकी पूरी।
उस पूरे टूर्नामेंट में, मतलब मुझे लगता है कि वो रोल भी उनका वैसा है कि मैच विनिंग पारी आना। आई थिंक इवन जो रोल जिस तरीके से वो 23 वर्ल्ड कप में निभा रहे थे, एंड टू सिमिलर एक्सटेंट इवन वो श्रीलंका वाली सीरीज में आते हुए भी जैसा उन्होंने देखा था, जहाँ पे वो स्टैंड आउट प्लेयर थे, कोई और प्लेयर उनके पास भी नहीं था। आई थिंक वैसे टाइप के रोहित शर्मा में देखने को नहीं मिले थे वहाँ पे। एंड इसमें कुछ वो सही गलत की बात नहीं है। आई जस्ट थिंक यार एज हर किसी के साथ कैचअप करती है। जब आप 38, 39, 40s में होते हो, आई विल से द सेम थिंग अबाउट विराट कोहली। टेस्ट क्रिकेट में तो विराट कोहली बहुत जल्दी कैचअप करने लग गए थे, पर इवन ओडीआई क्रिकेट में तो अभी भी वो मेंटेन्ड है। दैट इज हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी भी उनकी बहुत अच्छी गई थी। बट ये बात होती है यार, जैसे जैसे आपकी एज आती है वैसे वैसे आपके पूरी जो प्लेस है उस पर क्वेश्चन करा जाएगा, क्योंकि अब साई सुदर्शन टेस्ट में कर रहे हैं अभी डेब्यू, मान लो अच्छा करते हैं, तुरंत वो बातें होंगी कि उनको ओडीआईज में कराओ। जायसवाल अभी वेट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इतने सारे खिलाड़ी ऑलरेडी वेट कर रहे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो रोहित शर्मा विल हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर वो लेके जाते हैं 27 तक। अब इसमें ना मेरे 2-3 थॉट्स हैं। सबसे पहला थॉट तो ये है कि ये जो पूरा आइडिया है कि रोहित शर्मा को जस्ट एज अ प्लेयर रखा जाए 27 वर्ल्ड कप में, मैं फर्मली डिसएग्री करता हूँ। Either Rohit Sharma is the captain of the team or he should not be in the team. अगर आप मेरे से पूछोगे तो, बिकॉज अगर आपको कप्तानी से उनको हटा ही देना है तो एज अ बैटर मुझे लगता है अगले 2 साल में एक बंदे को ग्रूम कर सकते हो जो कि वो रोल निभा सकते हैं। ठीक है, बात ये आती है कि वाई डू यू नॉट वॉन्ट हिम एज अ कैप्टन। अब मुझे लगता है डिस्कशन वहाँ पे कोर ये है, ये चीज़ आई थिंक हम दोनों अग्री करते हैं कि जस्ट एज अ प्लेयर तो टीम में खेलने का सेंस है नहीं अभी एट दिस एज। मैंने ये भी हमेशा कहा है कि ये बड़ा एक वो है ना फैंटेसी वाला ड्रीम है हम सब लोगों का कि रोहित शर्मा विराट कोहली जो है अपना लास्ट वर्ल्ड कप उठा रहे हो साथ में। बट अगर आप बहुत ही हार्ड ट्रूथ पर आओगे तो आपको कितनी बार ऐसा देखने को मिला है इन अ टाइटल विनिंग कैंपेन इन इंडिया कि 2 बंदे नियरिंग 40s टॉप 3 में खेल रहे हैं बैटिंग ऑर्डर। ऐसा कब हुआ था लास्ट टाइम जब इंडिया जीती थी? नहीं कर सकते रिकॉल भाई आप। 11 में भी नहीं हुआ था। बिफोर 35 समझ में भी आता है। मैं कह रहा हूँ चलो जीते भी ना हो लेकिन एक बहुत ही अच्छा कैंपेन रहा हो। जीते तो चलो सिर्फ 2 ही बार है वर्ल्ड कप। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। 2 guys above 35 इनफैक्ट 38-40 के होंगे। एक ऑन पेपर 38-40 हैं, वो असली में भी क्या ही उम्र है वही मुझे नहीं पता। थोड़ा तो पता है बट क्या ही बोले। बट तो वो चीज़ ना टीम के डायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना प्रैक्टिकल होता नहीं है। तो ऐसे में इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज अ कैप्टन देन यू हैव अ मेरिट टू प्ले इन द टीम। तो ये 2 पॉइंट्स के चलते हमने ये डिसाइड कर लिया कि एज अ प्लेयर सेंस नहीं है। नाउ एज अ कैप्टन अगर वो टीम में खेल रहे हैं, मान लो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेज वैसे ही आती हैं जैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी में थी, आई विल बी टेम्प्टेड टू टेक हिम ऑनेस्टली 27 के वर्ल्ड कप में। आई गेट इट एंड मैं भी शायद थोड़ा टेम्प्ट होऊंगा क्योंकि भाई जो पिछले 3 ICC ट्रॉफीज का रिकॉर्ड है वो मतलब वो मैच ही नहीं कर सकते भाई। हिस्ट्री में आज तक कभी 3 में आप सिर्फ एक ही मैच हारे, वो हारे वो भी डायरेक्टली फाइनली हारे थे। उसमें भी हमने देखा पूरे टूर्नामेंट वो लोग कैसा खेले थे। मतलब इट्स जस्ट दैट एज अ कैप्टन इन वाइट बॉल रोहित शर्मा एक इतने अनरियल लेवल पर हैं कि अगर वो बैटिंग से फ्लॉप भी कर रहे होंगे ना तो भी उनका नेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टीम आप आर्ग्यू कर सकते हो कहीं ना कहीं कि शायद थोड़ा पॉजिटिव साइड पर है। द वे ही रोटेट्स द बॉलर्स, फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन उनका ओडीआईज में, रेड बॉल में देखो क्वेश्चंस थे बट गेम को कितना डीले कराया जाए, कब प्रोएक्टिवनेस दिखानी है, कब साइलेंटली रन रेट को किल करते हुए विकेट्स का वेट नहीं करना, वो टैक्टिकल मास्टर क्लास जो होती है ना रोहित शर्मा के हमें देखने को मिलती है कई बार। उसके चलते हुए 23-24 जितनी भी गेम्स उसमें से एक हारे हम लोग, जो कि वो 2023 का फाइनल था। तो अगर कोई कैप्टन मुझे आके दे रहा है ना ऑन पेपर की ऐसा ऐसा मेरा रिकॉर्ड है पोर्टफोलियो पे, भाई मतलब व्हाई वुड आई नॉट वांट हिम इन दैट। बट क्या बीसीसीआई भी ऐसा सोचेगी कि अच्छा ये खिलाड़ी हम लोग इसको सिर्फ एज अ कैप्टन ही जज करने वाले हैं? तो अब यहाँ पे इस वाले एंगल पर भी आता है। अभी हमने ये 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि नॉट एज अ प्लेयर बट एज अ कैप्टन वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन। अब बीसीसीआई के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, अगर बीसीसीआई ये कह रही है कि साल के एंड तक आप रिटायर हो जाओ तो बेसिकली आप दूसरे बंदे को क्या 1.5 साल का टाइम दे रहे हो? हाँ
तो हाउ इज इट इवन नहीं, आई थिंक इट काइंड ऑफ मेक सेंस, क्योंकि रोहित शर्मा का भी अगर अभी तुरंत रिटायरमेंट करा देंगे, आई थिंक बीसीसीआई अपना भी थोड़ा डैमेज कंट्रोल के हिसाब से सोचती है तो कि ये अभी नहीं होता ना भाई कि अब आपको अपना डैमेज कंट्रोल भी करना, लेकिन आपको अपनी मनमानी भी चलानी है। पॉइंट वैसे भी है कि अभी बांग्लादेश वाले ओडीआईज वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, एंड में आते आते हमें ऑस्ट्रेलिया से खेलना पड़ेगा। एशिया कप भी कैंसिल है, वैसे तो वो T20s में हो रहा था, बट ओडीआईज में होता तो भी कैंसिल था। ये तो ये लग रहा है कि बांग्लादेश वाला कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक कैंसिल मोस्ट ऑफ 90% कंफर्म नहीं, कैंसिल ही होगा। अब देखते हैं कि उसकी जगह किसको लेके, मतलब देखते हैं किसके साथ ये लोग प्लान करते हैं अगर कर रहे हैं तो। हाँ, तो आई थिंक जो मेन स्ट्रिंग ऑफ ओडीआई स्टार्ट होंगे लीडिंग अप टू दैट वर्ल्ड कप, वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होंगे, जहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा ओडीआई साथ में खेलने पड़ेंगे। तो तुम ये कह रहे हो कि मतलब वो 27-28 ओडीआई जो बच्चे हैं उसमें से इन हाइंडसाइट बहुत ज्यादा ओडीआई वो अगले साल ही होंगे नहीं इस साल। हाँ, तो रोहित शर्मा खेल भी तो फर्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली आई स्टिल डोंट गेट इट। अगर आपको कप्तान बनाना है, यू डू इट राइट नाउ, ठीक है। बात सिर्फ इतनी नहीं होती कि कितने ओडीआई मैचेस आप खेल रहे हो, बैक एंड पे बहुत सारा काम होता है। अगर आप लोगों ने 2022 वर्ल्ड कप के टाइम के हमारे एपिसोड्स देखे होंगे, उस टाइम पे हमने एक्सप्लेन भी किया था कैसे अश्विन हिमसेल्फ टोल्ड दिस टू एवरीवन ऑन हिज चैनल कि उस वर्ल्ड कप के लिए हर एक ग्राउंड में, ऑस्ट्रेलिया के हर एक ग्राउंड में, हर एक पिच का, एक ग्राउंड में कई सारी पिचेस होती है, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है कंडीशंस का, उसके हिसाब से क्या प्लेइंग इलेवन होनी है। वो बहुत महीनों की बैकड्रॉप की रिसर्च थी राहुल द्रविड़ की, बहुत हार्ड वर्क किया था उन्होंने। सिमिलरली हर वर्ल्ड कप के बिल्डअप के लिए एक कैप्टन और एक कोच मिलके अपने प्लान्स और अपना विजन डिस्कस करते ही करते हैं। तो वो जितना जल्दी हो जाएगा ना उतना बेहतर है मेरे हिसाब से। तो जबरदस्ती में इसको डैमेज कंट्रोल करने में, बिकॉज रोहित शर्मा इज टू बिग ऑफ अ प्लेयर। देखो, इफ ही इज टू बिग ऑफ अ प्लेयर देन आप उनको टेस्ट का भी फेवर अच्छे से देते फिर। हाँ, और T20 का तो चलो मिल गया। सेम अप्लाइज टू विराट कोहली। तब आपने नहीं सोचा कि ही इज टू बिग ऑफ अ प्लेयर। तो जब नहीं सोचो देन फॉल इन लाइन विद द पॉलिसी यू हैव बीन फॉलोइंग फॉर सो लॉन्ग। मेरा सिंपल सा थॉट ये है। और दूसरी बात ये भी कि श्रेयस अय्यर को अगर आप कप्तान बना भी दोगे, विच एनी डे इन माई ओपिनियन इज अ बेटर ऑप्शन दैन शुभमन गिल इन ओडीआईज, नो डिबेट एट ऑल। क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो 1.5 साल के अंदर जो है वो कप्तानी करके सिर्फ 25-26 ओडीआईज में टीम को जिता भी देंगे? थोड़ा अनफेयर एक्सपेक्टेशन नहीं है? साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा है, ऐसा नहीं इंडिया में वर्ल्ड कप। हाँ, पर मतलब अब कंफर्म तो नहीं है कि हम लोग किसी की भी अंडर जीत सकते हैं। यस, अभी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रोहित शर्मा के अंडर है। बात वही है ना अल्टीमेटली। हाँ, पर मतलब भाई एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू डू हैव टू लुक बियॉन्ड। दैट कुड वेरी इजीली बी आफ्टर द 2027 वर्ल्ड कप इज व्हाट माय आर्गुमेंट इज अल्टीमेटली। पर फिर 25 ओडीआई तो और खेलने हैं। नहीं, फिर वही बात है ना कि या तो भाई अगर वो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करे तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा। तो आई थिंक रोहित शर्मा का बैट से कंट्रीब्यूशन इज रादर अंडररेटेड इन द लास्ट 1 ईयर ओडीआईज में। श्रीलंका वाली सीरीज में ही वाज अ बेस्ट बैटर। इंग्लैंड वाली ओडीआई सीरीज में स्ट्रगल करते उन्होंने 100 मार दी। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो 30-35 रन का ही वो था। 100 मार दी, पर हम लोग सिर्फ एक मैच की कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अल्टीमेटली उनके कितने, क्या 3 मैच में शायद उनके कुछ 16-17 मैचेस से उनका वो एवरेज भी गिर गया था। हाँ, गिर गया था। बट पॉइंट वही है ना यार कि हर बार आप सिर्फ एवरेज, सिर्फ उससे कि टोटल नंबर ऑफ रन्स, कितना इम्पैक्ट आ रहा है, कौन कौन से मैचेस में आ रहा है, वो भी काइंड ऑफ मैटर तो करता ही है। अगर आप हर एक बैटर को सेलेक्ट वैसे करने वाले हो कि स्ट्राइक रेट कितनी एवरेज। अब देखो, अभी हम लोग मैट्रिक सोच रहे हैं कि एवरेज कितना रहा उनका पिछले 16 ओडीआई में, ऐसा लगता है ऊपर नीचे था। अब वही हम लोग स्ट्राइक रेट कहना शुरू कर देंगे तो लोग विराट कोहली पे सवाल उठा देंगे। हाँ, नहीं तो स्ट्राइक रेट का आई डोंट थिंक कि ओडीआईज में वैसे भी सवाल है विराट कोहली के ऊपर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको कोई लिटरली ना लेना दिल पर। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि हर एक बंदे का रोल अलग है। अब रोहित शर्मा ने तो अभी रिसेंटली इंटरव्यूज में आके, वो मैं विमल जी के साथ उनका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो खुद ही कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं एग्जैक्टली उस चीज़ को कि मेरा थॉट ही है कि मैं 10 ओवर के अंदर अगर मैंने 80 रन बना दिए टीम के लिए तो हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसमें बाकी बैटर्स आराम से बिल्ड कर सकते हैं, विच वी हैव ऑल्सो बीन सेइंग सिंस 2023 वर्ल्ड कप। तो उनको लगता है कि अगर उन्होंने 30-40 रन बना दिए तो ही हैज डन हिज जॉब। तो शायद अगर हम सोच रहे हैं कि उनका एवरेज गिर गया है और ऐसा हो गया है, आई थिंक दैट इज द बेंचमार्क दैट द टीम वांट्स हिम टू प्ले एट। ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि उनका 40-45 का एवरेज रहेगा। भाई 40 का एवरेज तो यार एटलीस्ट तो मतलब भाई अगर आप ओडीआईज में, आई डोंट थिंक ये 30s वाली पारी में आप बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हो ओडीआईज में। T20s में बहुत अच्छा है, बट ये मैं बिल्कुल समझता हूँ। कोई अगर मुझसे ये कहेगा अगर कि यार आप सिर्फ 30-35 को जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि द मैनेजमेंट थिंक्स इन अ सर्टेन वे, और अगर मैनेजमेंट को वैसा लग रहा है और रोहित शर्मा एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं तो फिर व्हाई वुड ही नॉट प्ले। बट मतलब अगर ये न्यूज़ निकल के आ रही है, सक्सेसफुल भी है, अगर मैचेस हार रहे हैं, अगर ये न्यूज़ निकल के आ रही है, देन इट आल्सो मींस कि मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं डाउट्स हैं कि रोहित शर्मा क्या ये चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट को डाउट है या फिर टॉप बीसीसीआई ऑफिशियल्स को डाउट है?
उसमें फर्क है। अच्छा, मतलब गौतम गंभीर वाले को डाउट है या फिर अजीत अगरकर वगैरह? जो कोचिंग स्टाफ है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है मैनेजमेंट जो टीम होती है आईसीटी की, वर्सेस जो टॉप चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सिलेक्टर्स होते हैं। सिलेक्टर्स भी इनफैक्ट आई वुड से कि वो मैनेजमेंट के अंदर ही आएंगे लोअर लेवल की। उनके डिसीजन मेकिंग में फ़र्क हो सकता है भाई। कितनी, एक एग्जांपल देता हूँ, 2012 के सीबी सीरीज़ के बाद जो मैनेजमेंट थी उनका तो डिसीजन यही था ना कि धोनी को हटा दो कप्तानी से। तो टॉप ऑफिशियल्स में श्रीनिवासन ने आके चेंज कराया था ना वो चीज़। तो वो डिस्पैरिटी और एक डिसएग्रीमेंट तो हमें हमेशा से 2 लेवल्स पे दिखता हुआ आ रहा है। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन से लेवल पे ये चीज़ बोली जा रही है अभी। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैनेजमेंट की जो थिंकिंग है उसके हिसाब से जो बेंचमार्क सेट कर रखा है एक ओपनर का जो कि उस इंटेंट से खेलेगा, आई थिंक रोहित शर्मा इज डूइंग गुड इनफ इन दैट। तो एज अ बैटर मुझे इतनी प्रॉब्लम है नहीं। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कोई और बैटर आएगा वहाँ पे, जैसे कि जायसवाल आते हैं मान लो, या फिर कल को साई सुदर्शन आते हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि वो भी उस एवरेज पे, उस स्ट्राइक रेट पे ओपनिंग में वो गेम खेल सकते हैं अगर उनको 1 साल का टाइम दिया जाए तो। वो क्लच मैच में कितना परफॉर्म करेंगे वो मुझे नहीं पता, बट अगर आप स्टैट्स पे मेजर कर रहे हो तो इवन दे कैन डू मे बी जस्ट एज गुड एज रोहित शर्मा। ये बात बिल्कुल है, विच इज़ वेयर फॉर मी वो आर्ग्यूमेंट दोबारा घूम के आ जाती है कि रोहित शर्मा ओनली प्लेज इफ ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। मेरे लिए अल्टीमेटली बात वहीं पे आती है। आई थिंक तो ये भी है ना पूरा कि अगर मेजोरिटी ऑफ द ओडीआईज अगले साल हैं, जब भी ये रोहित शर्मा और विराट कोहली का, तो अश्विन ने ये चीज़ खुद भी कही थी कि जब भी वो ओडीआई क्रिकेट की बुनियाद पे इनका पूरा करियर बना है, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का, तो जब भी वो स्ट्रिंग ऑफ ओडीआईज इनको खेलने को मिलते हैं, जैसे 23 में विराट कोहली को मिले थे, तो आपने देखा कि उनका अक्रॉस फॉर्मेट्स हर जगह गेम ऊपर चला गया। अच्छी ऑब्जर्वेशन थी अश्विन। तो अगर ये रोहित शर्मा के साथ भी होता है कि अगर उन्हें स्ट्रिंग ऑफ ओडीआईज खेलने को मिल रहे हैं, अभी तो हम लोग कह रहे हैं कि यार अगर इन टोटलिटी अगर हम लोग देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको 5 मैच खेलने को मिले थे, 3 मैच इंग्लैंड सीरीज के, 3 मैच श्रीलंका सीरीज के। हाँ, श्रीलंका वाला तो चलो अच्छा खेला उनने, इंग्लैंड में से 1 में 100 मारी थी, 2 अच्छा नहीं खेले वो, 5 मैच में से 1 में उनने अच्छा खेला, फाइनल के अंदर तो 4-6 मैच। हम लोग 23 वर्ल्ड कप के बाद जहाँ पे वो एक्सेप्शनल फॉर्म में थे, उसके बाद से 6 मैचेस के बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं अल्टीमेटली हाँ। तो तभी अगर या तो ऐसा होता है रोहित शर्मा के साथ कि अगर उन्हें एक वो स्ट्रिंग ऑफ ओडीआईज खेलने को मिलते हैं एंड देन उनका फॉर्म वापस एकदम ऊपर जाता है, क्योंकि 23 में हमने देखा थ्रू आउट द 2023 ईयर कैलेंडर ईयर पूरा टाइम रोहित शर्मा वाज आल्सो राइट अप देयर। विराट कोहली भी ऊपर गए थे, रोहित शर्मा वाज आल्सो राइट अप। तो मेरा अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट भी यही रहेगा टू सम दिस अप कि जो तुम कह रहे हो कि अगर उनका फॉर्म अच्छा रह रहा है तो कोई सवाल ही नहीं है। मेरा कहने का अल्टीमेटली पर्पस ये कि हमारे पास ये टाइम ही नहीं है जज करने का भाई कि फॉर्म अच्छा है बुरा है। कॉल अभी ही ली जाएगी जो मेरे हिसाब से साल के एंड पे कॉल लेना कि हम 2026 में एंटर कर रहे हैं और अगले साल वर्ल्ड कप है, तब आप नया कप्तान बना रहे हो, मेरे लिए तो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता ये। ओके और अगर एक कप्तान ने आपको 23-24 गेम्स में सिर्फ 1 मैच हारे और 2 आईसीसी ट्रॉफी दे दी है कुछ महीनों के अंदर ही, तो आई थिंक ही हैज़ अर्न दैट मच रिस्पेक्ट कि उनको एक और वर्ल्ड कप में कंटिन्यू एज अ कैप्टन करना बनता है। एंड लाइक इट और नॉट, बट जो टीम का कोर है ना वो बहुत रिस्पेक्ट करता है रोहित शर्मा को ना, फॉर श्योर। विराट कोहली पे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बिकॉज एज अ बैटर ही इज डूइंग ग्रेट। फिटनेस एकदम टॉप लेवल पे है, कोई टेंशन नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत तगड़ी गई थी उनकी, आईपीएल अभी अच्छा गया। नाउ ही डज नॉट हैव द बर्डन ऑफ रेड बॉल क्रिकेट आल्सो। तो एक वो तो सर्टेनिटी है, प्लस ही इज नॉट योर रेगुलर 38-40 ईयर ओल्ड गाय। विराट कोहली की फिटनेस इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो रोहित शर्मा को अकोमोडेट करा जा सकता है एज अ कैप्टन, इज व्हाट आई एम सेइंग। या मतलब मैं खुद भी आई एम नॉट टू प्रो दिस आइडिया कि हम 2 38-40 ईयर ओल्ड लोगों को खिलाएगी टीम के अंदर। मतलब 2011 वर्ल्ड कप में सचिन 38 साल के थे तो लग रहा था कि पता नहीं किस जमाने के एक पेड़ अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलने आए हैं और उनका आखिरी चांस है ये कि पूरा वर्ल्ड कप ही उनके अराउंड बिल्ड था, पूरी टीम उनके लिए खेल रही थी। यहाँ पे एक बंदा 40 का, एक 38 का है। तो और उनकी तो वो तो 16 साल का उन्हें खेल गया, तो उनके तो कोई 4-0 होने का चांस भी नहीं था उस टाइम पे। तो मुझे वही लगता है कि वो मेरे दिमाग में हमेशा एक डाउट रहेगा, बट देयर आर मेरिट टू बोथ दीज प्लेयर्स टू बी इन द टीम। अगर इनके इस पर एग्री करते हो? हाँ नहीं, मेरिट तो है इनका। आई थिंक विराट कोहली का तो डाउट ही नहीं है, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो डिबेट ही नहीं है। रोहित शर्मा का भी, इफ एनीबॉडी कम्स एंड टेल्स मी कि यार मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा हो टीम के अंदर, तो आई सी द पॉइंट, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलना कि नहीं मेरा फेवरेट प्लेयर इसलिए मैं चाहता हूं, नहीं मतलब एक्चुअली में मेरिट है उनका, जेन्युइन मेरिट अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो हाँ एक्चुअली में एक मेरिट है भी। इन केस आ जाता है रिटायरमेंट,
विच क्योंकि मुझे बड़ा ऑड लगा कि ये न्यूज़ अभी क्यों आ रही है. मुझे लग रहा था कि क्योंकि अब टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया तो अब इनके ऊपर कोई उंगली करेगा ही नहीं दोनों के ऊपर 2 साल तक. मुझे ये लग रहा था. तो अगर ये न्यूज़ आ रही है, इफ इट इंडीड कम्स आउट टू बी ट्रू, तो क्या श्रेयस अय्यर को ही कप्तान होना चाहिए या फिर शुभमन गिल शुड बी द कैप्टन? भाई कायदे से तो श्रेयस अय्यर को ही होना चाहिए. एंड अगर बीसीसीआई मैनेजमेंट अब देखने लग गई है तो आई थिंक देखती है प्रॉपर्ली उनकी तरफ. गिल का मैं वही सोच रहा हूँ कि भाई अगर वो इंग्लैंड टूर में अच्छा भी करते हैं एज कैप्टन. अच्छा क्या है? व्हाट इज अ गुड इंग्लैंड सीरीज? सी आई थिंक जीतना तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है. आई डोंट थिंक इवन ड्रॉ भी एक्सपेक्ट कर रहा है कोई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो मे बी नॉट अ ह्यूमिलिएटिंग लॉस. मे बी आप 3-2 हार गए सीरीज तो लोग कहेंगे कि अच्छा ही डिड हिज जॉब. प्लस आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली क्या वो बैटिंग अच्छी कर पाते हैं साथ में. 3-2 भी मतलब 3-2 तो बहुत तगड़ा वो है. वही तो मैं कह रहा हूँ यार. विराट कोहली की पहली सीरीज इंग्लैंड में एज अ कैप्टन 4-1 हारे थे, जो उनकी 2018 वाली. हाँ नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ ना कि या तो वो अपना एज अ बैटर वैसी परफॉर्मेंस देते जैसे विराट कोहली ने 18 में दे दी थी. बट फिर बात वही होगी ना कि क्या आप ये कह रहे हो कि एज अ बैटर अगर उन्होंने अच्छा कर दिया तो हम उनको एज अ कैप्टन भी एक एक्सटेंडेड लीज दे देंगे? वो भी तो अनफेयर है ना. हाँ. मुझे लगता है लोग ना ऑफन दे कंफ्यूज. अभी भी जो पूरे शाउट्स थे, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी कि गिल को कप्तान क्यों बनाया जा रहा है, दैट वाज मेजरली बेस्ड ऑन हिज बैटिंग मेरिट्स. बट मुझे लगता है कि बैटिंग और कप्तानी 2 बहुत ही अलग स्किल हैं. अगर सिर्फ बैटिंग मेरिट्स की बात होती तो धोनी भी टेस्ट के कप्तान क्यों थे इतने साल? T20 कप्तान क्यों थे भाई? उनके तो 50 ही नहीं थी बहुत सालों तक T20 आइज में. एक भी 50 नहीं थी, तुम सोच सकते हो. बट क्या कप्तानी भी कोई शक है उनके? तो अलग अलग स्किल है ना. तो मुझे लगता है कि ये अगर गिल ने इंग्लैंड में बैटिंग से परफॉर्म कर दिया तो उनकी कप्तानी पे सवाल नहीं होने चाहिए. भाई अगर बुरी कप्तानी हो तो बिल्कुल सवाल उठाओ. मतलब मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये श्रेयस अय्यर से ज़्यादा अभी भी आई वुड से कि गिल के चांसेस हैं कप्तान बनने के. क्योंकि ये एक रिपोर्ट ऐसी भी थी बहुत टाइम पहले आई थी, ये आई डोंट नो कितना मेरिट है इसके अंदर, बट कुछ ऐसा था कि बीसीसीआई डज नॉट बिलीव इन 3 कैप्टन्स पॉलिसी. वो चाहते हैं कि एक वाइड बॉल हो या एक रेड बॉल हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि स्काई इज डूइंग वेल इन T20 राइट नाउ, तो आप अपना ODIs और टेस्ट का एक रख दो और T20 का अलग रख दो. मतलब एक टाइम पे वो सिर्फ 2 ही कप्तान के साथ डील करना चाहते हैं. वरना वो ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे पावर हाउसेस बन जाते हैं और सबसे कम्युनिकेट करके सबको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए. तो भाई उनकी अलग थिंकिंग है. बट मैं अपने हिसाब से भी कह रहा हूँ कि अगर आप कायदे से देखो तो श्रेयस अय्यर वाइड बॉल में तो आई डोंट थिंक किसी को डाउट भी होना चाहिए इस टाइम पे. मतलब वो ही समवन जो कि एक वो होता है ना कि आपको एटीट्यूड देख के समझ में आ जाता है कि अच्छा ये, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गिल नहीं है, पर मतलब अय्यर को देख के लगता है कि शायद ही इज मोर सूटेड टू कैप्टेंसी. तो अगर उनको दी जाती है आई वुड पर्सनली बी मोर हैप्पी. बट अगर कोई ऐसा कह रहा है कि रियलिस्टिक चांस क्या, आई थिंक गिल स्टिल. अच्छा, अगर श्रेयस अय्यर कप्तान बनते हैं तो 27 का वर्ल्ड कप हो सकता है वो, आई थिंक he'll be in his early 30s. फिर एक और वर्ल्ड कप 31 का. वो 2 वर्ल्ड कप हमें एज अ कैप्टन दे सकते हैं. हाँ 31 का पता नहीं होंगे भी नहीं होंगे. हाँ तब सोचने वाली बात है. या अगर हम लोग बात करें शुभमन गिल की, तो क्या वो हमें 3रा वर्ल्ड कप भी दे सकते हैं एज अ कैप्टन? आई थिंक सो. अगर वो कितने 3-4 साल होंगे ना अभी. हाँ, अगर वो 4 साल अगर छोटे हैं अय्यर से इस टाइम पे, प्लस अगर आप देखो तो इस टाइम पे he'll be 36-37 एट मैक्स. प्लस वैसे भी आप देखो तो 35 वर्ल्ड कप. आई थिंक राइट नाउ अगर हम लोग ओवरऑल एज अ फॉर्मेट बात करें तो क्या श्रेयस अय्यर ज़्यादा बड़े खिलाड़ी हैं ODIs में या शुभमन गिल? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ICC ट्रॉफीज में जिसने परफॉर्म कर दिया आप उसको भी एक अलग लेवल से देखना चाहोगे. और वो अय्यर ने 23 वर्ल्ड कप में करके दिखाया, चैंपियंस ट्रॉफी में करके दिखाया. चैंपियंस ट्रॉफी में गिल ने वैसा परफॉर्म नहीं करा. वो एक मैच आया था और उसके बाद वो थोड़ा नीचे ही गई है उनकी चैंपियंस ट्रॉफी भी. और 23 के वर्ल्ड कप में यस वो सेमीफाइनल की एक पारी आई थी जहाँ पे 80 समथिंग उनने बनाए थे, बट उसके अलावा चलो डेंगू भी हो गया था उनको. पर श्रेयस अय्यर इज समवन हु इज कॉन्स्टेंटली बीन टर्निंग अप फॉर द ICC. Shreyas Iyer has had far more critical contributions for the country. हाँ राइट नाउ. या मतलब गिल का है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, बट अभी तो यार श्रेयस अय्यर ने काफ़ी कुछ करके दिया है. हाँ पर मेरा चलो रिगार्डलेस अगर हम दोनों को एक बहुत अच्छे खिलाड़ी की तरह भी ट्रीट करें कि भाई एकदम एपिटोम पे हैं दोनों, तो भी शायद ज़्यादा साल तो ऑब्वियसली गिल दे सकते हैं फिर एज कैप्टन. एटलीस्ट शायद एक और वर्ल्ड कप निकाल लेंगे वो. मतलब 3 वर्ल्ड कप दे सकते हैं, जो कि अगर आप एसेंशियली सोचोगे तो महेंद्र सिंह धोनी ने भी नहीं करा है.
2011 वर्ल्ड कप उनका पहला ओडीआई वर्ल्ड कप था उसके और फिर 15 के बाद तो वो हट ही चुके थे। तो एक बहुत ही लंबी रोप देते हैं आपको शुभमन गिल। ऑन द अदर हैंड श्रेयस अय्यर भी आपको 2 वर्ल्ड कप ऑफर कर सकते हैं, व्हिच इज नॉट बैड। हाँ भाई, प्लस अगर हम लोग हर फॉर्मेट की स्पेशलाइज्ड टीम बनाएंगे ना, तो इवेंचुअली वो एक्सपेक्टेशन भी रखना मुझे लगता है कि गलत है कि एक बंदा जो है वो 10-10 साल तक, शायद ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली दैट शुड बी द एम, बट एक ट्रांजिशनरी फेज में हम लोग को दिखेगा कि 4-5 साल में चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो श्रेयस अय्यर एज अ प्रोस्पेक्ट ऑफ, क्योंकि मेरा ये डिस्कस करने का पॉइंट ये था कि दोनों की एज में जो गैप है 5-6 साल का, डिस्पाइट दैट श्रेयस अय्यर कैन स्टिल ऑफर 2 वर्ल्ड कप्स वेरी इजीली एज अ कैप्टन। तो मे बी इज नॉट दैट बैड ऑफ अ चॉइस। 2 वर्ल्ड कप शुड बी मोर देन इनफ। मतलब अगर आप 3 दे रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है यार, अगर आप दे रहे हो तो अच्छा ही है, बट आई थिंक एक तो एक छोटा टाइम हो जाता है, बट 2 वर्ल्ड कप इज मोर देन इनफ भाई। ठीक है, हाँ बढ़िया। तो श्रेयस अय्यर हो सकते हैं कप्तान। मैं वही कहूंगा कि मेरे हिसाब से होने चाहिए, बट आई स्टिल थिंक बीसीसीआई शायद अभी भी गिल को ऊपर। प्लस एक नेचुरल सक्सेशन भी हो सकता है वहाँ से टुवर्ड्स T20 ऑल्सो। तो फिर रेड बॉल और वाइट बॉल के कप्तान 2 अलग भी आप फुल्ली कर सकते हैं। स्काई अगर एज अ कैप्टन नहीं खेलते 2028 का वर्ल्ड कप, या फिर चलो आफ्टर दैट, तो श्रेयस अय्यर एटलीस्ट 2 वर्ल्ड कप्स खेले तो 4 साल की साइकिल में कर सकते हैं कप्तानी T20s की भी। एंड आई थिंक उस पर तो कोई क्वेश्चन है नहीं उनके मेरिट। इट्स अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट इन माई ओपिनियन, और श्रेयस अय्यर की तरफ श्योरली देखना चाहिए, बट मैनेजमेंट का भी गिल की तरफ ज़्यादा लग रहा है। टू सम दिस अप, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अगर हम लोग फाइनल क्रेडिट दें तो क्या 27 वर्ल्ड कप खेलने चाहिए? पूरा हमने लॉजिकली ब्रेक डाउन कर दिया कि क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं। आई थिंक नहीं, अभी भी नहीं। क्यों? मैं वही कहूँगा यार कि आई थिंक जिस तरीके का आगे का समय है अभी, जो 1.5 साल का, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम फेलिंग, और मैं सिर्फ एज अ कैप्टन नहीं रखना चाहता किसी प्लेयर को, मैं चाहता हूँ कि भाई एक कंट्रीब्यूशन आता रहे बैटिंग से भी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम फेलिंग while batting is more than succeeding. That is why I feel कि ये तो hypothesis पे based है ना। अभी हमने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखे तो he has been amongst the best batters। जब आप प्लान कर रहे होते हो तो आप थोड़ा फ्यूचर को देख, स्पेसिफिकली मतलब अगर वो 30 साल के होते तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, बट नाउ दैट वो 38 के ऑलरेडी हैं, पता नहीं एक्चुअली में कितने हैं, आगे जाके कैसे उनका प्लान आउट होगा यार। किसी भी प्लेयर का यही होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम फेलिंग इज मोर राइट नाउ। कोहली का भी मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम प्लेइंग लाइक द 2016 एरा वो तो नहीं है ना, वो तो ऑब्वियसली अब आप नहीं कह सकते, अब नीचे ही जाएगा गेम उनका, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो आई थिंक नेचुरल है, दैट इज वाई आई फील कि मे बी नॉट। मुझे लगता है कि पर्सनली ही हैज अ मेरिट टू प्ले। तुम चाहोगे खेले? मतलब मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इट इज टू लेट टू चेंज अ कैप्टन नाउ। मुझे नहीं लगता कि इट्स फेयर। हाँ, मुझे नहीं लगता कि इट इज फेयर। इससे पहले तो कहाँ ही करते हैं, इससे पहले कहाँ ही कर पाते हैं। बात वही ना कि जब से हर साल आईसीसी ट्रॉफी आने लग गई है तो आपके पास प्लानिंग का टाइम इतना है नहीं। और मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि अगला वर्ल्ड कप इज स्टिल अ गोल्ड माइन फॉर अस। मतलब वो 23 वर्ल्ड कप जो हम नहीं जीते ना, दैट शुड बी कंप्लीटेड इन 2027 वर्ल्ड कप। और उसके लिए जो मुझे बेस्ट आउटकम दे सकता है कोई कैप्टन इन द शॉर्ट टर्म, तो मुझे वो रोहित शर्मा ही लग रहा है। प्लस टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाय दैट टाइम गिल 27-28 साल के होंगे, आराम से वो 1 सेकेंड 2-3 वर्ल्ड कप हमें दे सकते हैं। चलो भाई, आई होप रोहित शर्मा खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करके देते हैं, करते हैं। बट लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे हम लोग क्या बातें करने वाले हैं? आई थिंक इंग्लैंड टूर की बातें करेंगे। हाँ, एंड प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म करा अभी होने वाले मैचेस में, किसका कैसा चांस बन रहा है, किन प्लेयर्स की थोड़ी कुटाई हुई है खेलते हुए इंटर स्क्वाड मैच में, उसकी भी एक न्यूज़ निकल के आई आज सुबह ही मैंने पढ़ी। उससे स्टार्ट करने से पहले मैं 2 चीज़ें और बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक छोटा सा एक ट्रिविया देना चाहता हूँ। अभी जो नाम था ट्रॉफी का चेंज हुआ था, तुम्हें पता है? हाँ, वो वापस चेंज हो रहा है ना। तेंदुलकर एंडरसन खुद मना कर दिया उन्होंने। तो तेंदुलकर साहब ने जो है खुद रिक्वेस्ट करा है कि ये ना करा जाए और पटौदी जी का जो नाम है उसको इंटैक्ट रखा जाए। तो बीसीसीआई ने वो चीज़ एक्सेप्ट करते हुए अब उसको पटौदी ट्रॉफी ही रखा जाएगा। फर्स्टली तो बीसीसीआई सोच क्यों रही थी नाम चेंज करने का, मुझे समझ में नहीं आया भाई। आई थिंक टू मेक इट मोर रेलिवेंट। आई थिंक काफ़ी लोगों को यही नहीं पता था कि पटौदी ट्रॉफी कहते हैं इस चीज़ को। मतलब सब लोग बस वो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जैसे बीजीटी इज़ अ एस्टैब्लिश नेम, सबको पता है कि अच्छा बीजीटी होने वाली है। पटौदी ट्रॉफी आई डोंट थिंक कोई ऐसा ड्रेस भी करता है कि अच्छा पटौदी ट्रॉफी हम लोग खेलने वाले हैं। सब लोग कहते हैं अच्छा इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया, इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड। तो मे बी शायद उसको और रिलेवेंट करने के लिए अब लोग जानेंगे भी कि अच्छा पटौदी ट्रॉफी कहते थे इस चीज़ को पहले।
मेरे हिसाब से शायद तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी वुड हैव बीन मोर नाइस, क्योंकि शायद ज़्यादा ये एक रेलेवेंट होता। नहीं यार, नहीं भाई पटौदी ट्रॉफी का मतलब वो हेरिटेज है यार पूरी। नहीं चेंज तो होता ही है भाई, लेजिट वो है भाई उसके पीछे। हाँ मुझे पता है, ये कुछ वो पूरी टीम का फंड करके लेके गए थे ना उनको इंग्लैंड। बहुत मतलब पटौदी तो बहुत वो आइकॉनिक फिगर हैं। हाँ मतलब, और मतलब वो है बहुत बड़ी, अलग पॉडकास्ट उसके लिए बना सकते हैं हम लोग। बहुत हिस्ट्री है दोनों कंट्रीज के बीच में, और पटौदी वाज अ पिवटल फिगर देयर। तो मुझे लगता है कि नाम बहुत ही फिटिंग है एक्चुअली में। ओके प्लस आज के टाइम पे का हर चीज़ ही करंट जनरेशन से ओरिएंटेड आप कर दोगे तो क्रिकेट की हेरिटेज को कैसे स्टडी करोगे आप? मैं सचिन तो वो कर पा रहा था कि अच्छा कि हाँ सचिन का नाम आ सकता है यहाँ पे, बट एंडरसन का नाम फॉर सम रीजन मैं वही नहीं कर पा रहा था। आई नो दैट इज अ लेजेंड, हाँ आई नो, बट वही बात है ना कि अभी भी रिटायर हुए हैं वो। हाँ, तो देख के लगता है कि अब जैसे कोई कोहली पे रख देगा, मैं कहूँगा अबे ये क्या ट्रॉफी रख दी है नाम हाँ, तो बंदा भी खेल रहा है। हाँ एंडरसन अभी भी रिटायर है, तो इनफैक्ट अभी T20 वगैरह भी खेल रहे हैं। सचिन को तो 10-12 साल हो गए। अच्छा, इससे रिलेटेड मुझे एक और छोटी सी चीज़ प्लग इन करनी थी। एक वीडियो आइडिया से मैं चाहता था कि शेयर करूँ, आप लोग बताना अगर आपको चाहिए कि नहीं। बेसिकली क्या बैक स्टोरी है कि हम लोग जब आए छुट्टी से तो यही सोचे थे कि क्या टॉपिक्स डिस्कस करे जाए। ज़्यादा टॉपिक्स थे ही नहीं डिस्कस करने को। एंड तो मैं कल पूरी रात बैठ कर रिसर्च कर रहा था, एंड जब मुझे ये पता चला कि सचिन ने मना कर दिया है फॉर द नेम टू बी चेंज्ड, तो उसके ना कई सारे ऐसे गूगल पे आर्टिकल्स आ रहे थे लाइन्स, और उसमें से एक आर्टिकल था कि सचिन, क्योंकि अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज शुरू हो रही है, तो उसमें लिखा था सचिन रिकॉल्स हिज टाइम वॉचिंग लगान, ऐसे करके कुछ था। लगान में क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का ही वो मैच था, तो उसमें वो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि कैसे उस चीज़ ने क्रिकेट टीम को थोड़ा इंस्पायर करा। लगान मूवी ने? हाँ, तो फिर मैं उस पर मुझे लगा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग एंगल क्या हो सकता है पॉडकास्ट के लिए, तो मैं और डिटेल में गया। फिर मैंने आमिर खान के 2-3 इंटरव्यूज़ देखे, तो वो बता रहे हैं कि कैसे लगान की स्क्रीनिंग पे जो है सचिन वगैरह पूरी टीम आई थी, और जब कोई विकेट गिर रहा था तो सचिन भी ऐसे यस कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो अल्टीमेटली हमें बेटर टॉपिक्स मिल गए डिस्कस करने को, आज से मैंने हटा दिया है। बट इस चीज़ का बोलने का पर्पज़ क्या था कि हम लोगों ने बहुत टाइम से आई थिंक लाइव स्ट्रीम्स में पिच कर रखा है एक आइडिया कि एक फन पॉडकास्ट करने के लिए कि कई सारी जो क्रिकेट की मूवीज हैं, हाँ या उसको हम लोग रिव्यू करें। बाद में हम कोई मूवी एक्सपर्ट नहीं है, मतलब वैसा टाइप की नहीं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं हर मूवी के। हार्डली कोई पिक्चर देखने का हमें टाइम मिलता है, बट एक ये इंटरेस्टिंग थॉट है। इनफैक्ट वी कैन आल्सो इनवाइट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, हम लोग साथ में बात करें एंड मूवीज को रेट करेंगे। तो अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो बताना जरूर कमेंट्स में आप लोगों को, इसलिए मैंने इतनी लंबी बैक स्टोरी आपको दी है। बट द नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद तुम परफॉर्मेंस से शुरू करना। अभी हमने ये नाम की बात करी ट्रॉफी की, गौतम गंभीर वापस आ गए भाई इंडिया। हाँ, उनकी जो माता जी थी वो अभी आईसीयू में थी। हार्ट अटैक उनको अपेरेंटली हुआ है। हार्ट अटैक का मतलब आई डोंट नो, मैंने नहीं पढ़ा, बट वो आईसीयू में थी इस टाइम पे, एंड अभी भी वो बाहर नहीं आई आईसीयू से। वही मतलब शी इज एक्सपेक्टेड कि अगले 2-3 दिन में वो आ जाएंगे, स्टेबलाइज हो गई उनकी कंडीशन। बट गौतम गंभीर शायद आज या फिर कल पहुंच जाएंगे इंग्लैंड वापस। मतलब भाई होपिंग कि एवरीथिंग इज फाइन, बट वेरी इंटरेस्टिंगली इसके चलते हुए वीवीएस लक्ष्मण को वहां भेज दिया गया था, और उनका कोई रोल डिफाइन नहीं करा गया है। तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े कि एक बड़ी सस्पिशियस एंगल में कि विदाउट एनी रोल क्लैरिटी वीवीएस लक्ष्मण वहाँ पे क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। आई थिंक चीज़ें बहुत साफ थी कि अगर गौतम गंभीर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे तो इंटरिम कोच के लिए लक्ष्मण आ जाया करेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि लक्ष्मण को हमेशा सा बैकअप कोच आप रेडी रखते हो, बट उनको अल्टीमेटली कभी वो रेड बॉल की वही ना, वो तो था भी, मतलब जो रिपोर्ट निकली थी आई डोंट नो कितनी सच थी कि खुद ही मना कर दिया था। पता नहीं भाई, अगर आप ऐसे असिस्टेंट कर रहे हो यार, मतलब मुझे लगता है कि 2 कोचेस भी होना जरूरी है, वाइट बॉल रेड बॉल के अलग अलग होने जरूरी है। बट नाउ लेट्स फाइनली कम बैक टू द परफॉर्मेंसेस ऑफ द प्लेयर्स। यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉक पॉइंट्स बनेंगे, बिकॉज कई सारे सपोजिड फ्रिंज प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दे दिया, तो अब फाइट बढ़ गई है थोड़ी सी। आई थिंक सबसे पहले जिनकी बात होगी, एंड आई जेन्युइनली वांट टू टॉक अबाउट दिस गाय, क्योंकि जब हम लोग प्लेइंग 11 मना रहे थे, इनफैक्ट जब हमने स्क्वाड भी डिस्कस करी थी, उस टाइम पे भी इन खिलाड़ी का नाम निकल के आया था, और उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई आप कैसे ट्रीट करा जा रहा है इस प्लेयर को, समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट गाय सरफराज खान, अभी इंटर स्क्वाड मैच था, उसमें उनने 70 बॉल में 100 मार दिए, एक सेशन में उनने 100 मार दिए थे। एंड उसमें जिनको नहीं पता, वो इंडिया ए की तरफ से खेल रहे थे, तो जो सामने जो प्लेयर्स थे उसमें प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ऐसे टाइप के खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे थे। उनके अगेंस्ट उनने 70 बॉल में 100 मार दिया। बुमराह तो विकेटलेस गया मैंने सुना है।
बुमराह विकेटलेस गए? अच्छा, नहीं पता, ये आर्टिकल की हेडलाइन पढ़ी थी, आई डोंट नो इफ इट इज वेरीफाइड। जो वो मॉर्ने वॉर्कल थे उनने तो आके बोला है कि आई एम वेरी सरप्राइज कि वो इतनी अच्छी कंडीशन में है, और मतलब रिगार्डलेस भाई हम सबको पता है कि अल्टीमेटली इंडिया की तरफ से मोस्ट प्रॉब्ली जो हाईएस्ट विकेट टेकर या बेस्ट बॉलर होंगे वो जसप्रीत बुमराह होने वाले हैं, तो आई डोंट थिंक उन पे कुछ सवाल हैं। प्लस अभी इनने इंटर स्क्वाड मैच में 100 मारी है, इससे पहले कैंटरबरी में जो इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट जो मैच था उसमें इनने 92 मारे थे। तो अगर आप एक्चुअली में देखो तो स्क्वाड के टाइम पे जो पूरा डिस्कशन था वो क्या निकला था कि क्या ये इंग्लैंड वाली कंडीशंस में क्या वहाँ पे सक्सीड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी डाउट, सबको पता है कि इंडिया में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, डोमेस्टिक में ही इज़ अ फैबुलस प्लेयर एंड स्पिन के अगेंस्ट भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बट क्या जब वो मौका आएगा जहाँ पे आपको बाउंसी पिचेस मिलेंगी, सीमिंग कंडीशंस मिलेंगी, क्या वहाँ पे आपका बल्ला चल सकता है? उस पर अभी भी सवाल थे, शायद मैनेजमेंट ऐसा सोच रही थी, बट अभी हमने देखा जो इंटर स्क्वाड मैच है उसमें 100, इंग्लैंड लायन के अगेंस्ट आपने 92 मारे, बीजीटी में आपने इंटर स्क्वाड में 50 मारी थी। तो अगर आप देखो तो यार दिस गाय हैज बीन परफॉर्मिंग, जब भी उनको मौका मिल रहा है तो बंदा परफॉर्म करके दे रहा है ओवरसीज कंडीशंस में। तो इससे ज्यादा बंदा और क्या कर सकता है प्रूव करने के लिए? उसने वेट भी कम कर लिया, 10 किलो कम करके आ गए भाई साहब, वो जिनको वेट पे बड़ी प्रॉब्लम थी। यस, देखने में भी लगता है स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो कि वो प्रॉपर अपनी पीक फिजिकल फिटनेस पे आए, बट अगर एक बंदा परफॉर्म करके दे रहा है, और मतलब स्पेसिफिकली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस होल सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ बीजेटी में हमारे पास स्टार प्लेयर्स थे जिनका पता था कि यार इनका हाँ फॉर्म अच्छा नहीं है पिछले 5 साल से, बट अब बैठा नहीं सकते इनको कायदे से, तो उसमें सरफराज खान का चांस नहीं बन पाता, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट यहाँ पे जब आपको पता है आपके पास बड़े खिलाड़ी नहीं है, एक यंग टीम जा रही है, यू जेन्युइनली नीड शॉर्ट परफॉर्मर्स जिनने वहाँ पे आके परफॉर्म करा हो। हाँ। तो क्या इस टाइम पे सरफराज खान को अभी भी नहीं साइडलाइन कर देते हैं? बाकी प्लेयर्स हैं जिनको हम खिलाएंगे ऊपर, इनके टैंडम में एक और प्लेयर की मैं बात करूंगा क्योंकि उससे निकल के ये पॉइंट निकल के आएगा। ठीक है, करुण नायर ने 200 मारी थी अभी इंग्लैंड लायन के अगेंस्ट, तो उनका भी प्रॉपर, और उन्होंने तो प्रॉपर उनका एक्सपीरियंस भी था काउंटी क्रिकेट में, जिसके चलते हुए वो लाना चाह रहा था। जीत अगरकर ने खुद ये चीज़ कही थी, ड्यूक्स बॉल के साथ उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर ये दोनों खिलाड़ी को हम लोग देखें, ये दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। करुण नायर का तो था भी कि शायद प्लेइंग 11 में होंगे, दैट इज वाई आपने इनको लिया है टीम के अंदर। गिवन कि करुण नायर होंगे टीम के अंदर, एक और स्पॉट बचता है। अब या तो आप वहाँ पे साई सुदर्शन को खिला सकते हो, मतलब स्पॉट मतलब आप नंबर फिक्स बाद में कर सकते हो, बट टीम के अंदर प्लेइंग 11 में, या फिर आप सरफराज को खिला सकते हो। साई सुदर्शन की एक 50 भी नहीं आई है अभी तक जितने भी मैचेस हुए, एंड नॉट ब्लेमिंग हिम क्योंकि पहली बार खेल रहे हैं आके यहाँ पे इंडियन टीम की तरफ से, बट क्या एक्चुअली में फिर बनता है उनका साई सुदर्शन का खेलना है इनके ऊपर, सरफराज खान के ऊपर राइट नाउ? नहीं, अभिमन्यु ईश्वरन के ऊपर भी नहीं बनता। उनका खुद भी वैसे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई इस बार। नहीं, अब भाई बात वही है ना कि हाँ, जब अच्छी होती तब आप लेते नहीं हो। हाँ, और भाई ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी लोगों की एक्सपोज हुई थी कि जो लोग भी रोते हैं कि आईपीएल के बेसिस पे आप टेस्ट परफॉर्मेंसेस को जज कर लेते हो, टेस्ट सिलेक्शन को जज कर लेते हो, वही सेम लोग साई सुदर्शन के लिए रैली कर रहे थे कि इस बंदे की पीआर नहीं है, इसको लाओ टीम के अंदर। वाइल ऑन द अदर हैंड अभिमन्यु ईश्वर इतने सालों से परफॉर्म कर रहा है, उसको एक नज़र भी नहीं दी। सबने विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई कह दिया था कि साई सुदर्शन को खेलना चाहिए। इनफैक्ट जब हम लोग प्लेइंग 11 बना रहे थे, हमने खुद भी कहा था कि साई सुदर्शन को खेलना चाहिए, एंड इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अभी ज़्यादा डिजर्विंग कॉन है, बट ज़्यादा लाइकलीहुड क्या लग रहा है हमको, एंड रियलिटी वही है, लाइकलीहुड दिख रहा है क्लियरली कि साई सुदर्शन मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 में होंगे। बट फॉरगेट इवन अभिमन्यु ईश्वरन, अगर सरफराज खान भी ऐसा खेल रहा है, तो तुम कह रहे हो कि सरफराज और करुण नायर को टीम में होना चाहिए, तो कहाँ खेलेंगे दोनों? आई थिंक करुण नायर नंबर 3 पे आ सकते हैं, क्योंकि 3 पे फिर खिलाओगे उनको भाई। अब जो जगह जहाँ पे बन रही है, जैसे गिल तो 4 से हटने नहीं वाले, उनने आके इंटरव्यू में कह दिया है कि अभी आई ट्रीट दीज गेम्स एज अ टेस्टिंग वाटर, ऐसे करके आई टेस्ट द वाटर्स इन दीज गेम्स, एंड उसके बाद मैं अपनी पोजीशन देखूंगा। बट आई थिंक मोर और लेस सबको पता है कि वो नंबर 4 पे खेलने वाले हैं। ओपनिंग आपकी कंफर्म्ड है। केएल राहुल का भी अभी उनका 50 आ गई इंटर स्क्वाड में, और 100 उन्होंने इंग्लैंड लायन के अगेंस्ट मार दी थी। तो उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी चल रही है, जिसके चलते हुए ये भी निकल के आ गया कि वो मोस्ट लाइकली ओपन ही करने वाले हैं। तो जयसवाल और राहुल आपके एज ओपनर्स कंफर्म्ड हो चुके हैं, गिल नंबर 4 पे हो चुके हैं। नंबर 5 पे मोस्ट लाइकली आप पंती खिलाने वाले अल्टीमेटली, जिनने खुद अभी 50 मारी है। तो आप देखो तो जगह क्या बचती है, आप नंबर 6 पे एक प्लेयर को खिला सकते हो और नंबर 3 पे खिला सकते हो। अब करुण नायर और सरफराज खान में से कौन ज़्यादा लाइकली है, कहाँ पे नंबर 3 पे कौन सक्सीड करेगा? आई थिंक करुण नायर है। दैट इज आई थिंक करुण नायर कैन प्ले देयर एट नंबर 3, एंड आप सरफराज खान को नंबर 6 पे खिला सकते हो। करुण नायर एक्चुअली में रेड बॉल से नंबर 3 पे खेलने नहीं चाहिए ना यार, अब खेलने नहीं चाहिए, टॉप ऑर्डर के बैटर थोड़ी मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। हाँ, पर अगर
परफॉर्म करके देगा आदमी तो क्या तो वी डोंट नो कि नंबर आई थिंक ये जो अच्छा 200 मारी थी, या तो ये ओपनिंग करते हुए मारी थी इनने शायद, दैट इज वाई सवाल था कि क्या ये ओपन भी कर सकते हैं करुण नायर ने? हाँ शायद, आई डाउट मतलब वी कैन चेक दिस, या फिर जितने भी व्यूअर्स हमारे वो बता सकते हैं। मेरा बस पॉइंट यार अल्टीमेटली कि अगर जितनी जगहें बच रही हैं उसमें अगर आपको इन 2 खिलाड़ियों को फिट इन करना है तो मेरे हिसाब से नंबर 3 पे सबसे ज़्यादा लाइकली करुण नायर ही हैं कि वो सक्सीड कर सकते हैं। एंड सरफराज खान का भी मैं ये बोलूँगा कि मैंने उस टाइम पे बोला था ये चीज़ कि साई सुदर्शन का बहुत लाइकली है, सब लोग को लग रहा है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एंड क्या पता अच्छा परफॉर्म कर भी दे। जैसा IPL गया उनका नोबडी वुड से कि यार परफॉर्म नहीं कर सकता वो खिलाड़ी। भाई नंबर 3 पर ही मारी है, नंबर 3 पे चलो वो तो और बढ़िया है। तो अगर नंबर 3 पे खेलते हैं करुण, सरफराज नंबर 4 पर खेल रहे थे, पर वही है ना कि आप जब मेन टीम नहीं खेलोगे तो आप सबको प्रमोट कर देते हो। हाँ फॉर श्योर, बट अगर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड नंबर 3 पे मारी हुई है, अब मतलब वही बात है कि अब मैं उसी लॉजिक के साथ जाऊंगा कि ज़्यादा लाइकलीहुड ये है कि वो नंबर 3 पे ज़्यादा सक्सेसफुल करुण नायर होंगे। हाँ सरफराज से कंपैरिजन में तो यू वुड वांट हिम टू फेस द न्यूअर बॉल। हाँ दैट इज व्हाई आई थिंक करुण नायर एंड सरफराज बोथ। तो फिर वही बात है ना कि साई सुदर्शन की एज देखो, करुण नायर की एज देखो, अभी ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी कौन दे रहा है? करुण नायर कितनी क्या एज है उनकी? 30 प्लस है वो। मतलब भाई हम लोग अगर सारे हमें यंगस्टर्स यहीं भी खिलाने अगर एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं, उस लॉज से फिर रहाने को लिया वापस, पुजारा रहाने कौन सा अभी खेल रहे हैं मतलब या तो ऐसा होता कि वैसे तो तब भी नहीं लाना चाहिए था उनको, बट अगर ऐसा होता कि साइड बाय साइड उनकी गजब परफॉर्मेंसेज आ रही हैं तो सब लोग आंखें इधर करके देख भी रहे हैं कि अच्छा भाई ये बंदा इतना अच्छा खेल रहा है, आपने कोहली रोहित को इतना टाइम दे दिया, इनको कहीं नहीं दिया, तो समझ में भी आता है। बट अगर वहाँ जाके उन कंडीशंस में अगर बंदा परफॉर्म करके दे रहा है तो हाउ डज इट मेक सेंस कि हम लोग एक यंगस्टर को पुशन करें जो कि मतलब बिल्कुल ही एक्सपीरियंस ही नहीं है रेड बॉल में इंडिया के साथ। तो आई थिंक एक बार ही में हम लोग कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करके ले जाएंगे अगर सुदर्शन को खिलाते हैं। मतलब आउट ऑफ ऑल द सीरीज इस सीरीज में सबसे ज़्यादा सेंस बनता है कि जो लोग इन फॉर्म में उनको खिलाया जाए। पता नहीं भाई, मतलब मुझे ये भी लगता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कि करुण नायर इज 33। वही ना भाई साहब वही मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दिस इज अ ग्रेट टाइम टू टेस्ट न्यू यंगस्टर्स ऑल्सो फॉर द होम सीजन। अभी जैसा WTC का आपका बन के आ रहा है साइकिल जो 2 साल का होगा, तो 2 इम्पॉर्टेंट टूर्स है। आई थिंक न्यूजीलैंड भी जाना है हम लोगों को टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और एक ही इंग्लैंड का टूर है। न्यूजीलैंड वाला तो जनवरी में है ना शायद, अब वो आई एम नॉट श्योर, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे सीजन की आधी प्रॉब्लम्स अभी आपकी इसी टूर में ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद कोई मेजर टूर नहीं है ओवरसीज, 5 टेस्ट मैच वगैरह नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे में इट इज़ अ ग्रेट टेस्टिंग ग्राउंड टू ट्राई यंगस्टर्स कि इसका आप क्या करोगे अगर अब यहाँ पे नहीं चलते। एनीवे वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू विन दिस सीरीज बाय बिग मार्जिन, इनफैक्ट फॉरगेट अ बिग मार्जिन, मे बी इवन विनिंग द सीरीज इटसेल्फ। तो यहाँ पे अगर आप टेस्ट कर लोगे इन लोगों को तो फिर परहैप्स प्रिपेयरिंग फॉर दी न्यूजीलैंड सीरीज है, जो भी ओवरसीज सीरीज होंगी, 3 ही है, 3 ओवरसीज सीरीज है, 3 होम सीरीज है, तब तक मे बी दे विल हैव मोर डेटाबेस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग देम डायरेक्टली इन दैट सीरीज। कहीं ना कहीं आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो। मतलब अगर करुण नायर के साथ हम लोग ये एज वाला लॉजिक यूज करेंगे तो फिर अभी करुण नायर तो टीम में खेल रहे हैं भाई, हाँ, पक्का खेल रहे हैं वो। तो फिर मतलब फिर सरफराज खान ही बाहर है ना, तो सरफराज खान की क्या एज है? वो तो 30 से भी कम है शायद। नहीं तो वो नहीं हुआ सेलेक्ट स्क्वाड में, मैं क्या करूं उसमें? हाँ नहीं हुआ है, पर मैं कह रहा हूँ कि आइडियली क्या होनी चाहिए प्लेइंग लेन में, कौन प्लेयर्स आने चाहिए कायदे से। मतलब सरफराज और सुदर्शन में भी इतना फर्क नहीं है एज का, तुम ये कह रहे हो? हाँ तो मतलब अगर आप करुण नायर को शॉर्ट रख ही रहे हो कि नहीं वो तो प्लेइंग लेन में होंगे, दैट मीन्स दैट एज इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नाउ। वो लोग नहीं देख रहे कि एज कितनी है आपकी, हम बैक करने वाले हैं आपको एज अ खिलाड़ी। तो अगर वैसा है ही है तो मतलब सुदर्शन और सरफराज में, मतलब सरफराज में थोड़ा ज्यादा ही वो हो रहा है भाई। हाँ, मतलब मैं ये एग्री बिल्कुल करता हूँ कि साई सुदर्शन को जो सब लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे प्लेइंग में खेलेंगे वो बहुत ज्यादा हाइप के ऊपर तो है, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, और आई वुड बी सरप्राइज को परफॉर्म कर भी देंगे। हाँ फॉर श्योर। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मैं भाई ये नहीं चाहता कि साई सुदर्शन परफॉर्म ना करें, पर मैं और क्या पता परफॉर्म कर दे और अच्छा परफॉर्म करे इंडिया के लिए, बहुत बढ़िया बात हो।
इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट जो मेरिट बनता है किसी का, हाँ उसके बेसिस क्योंकि सरफराज खान हैज नॉट, मतलब वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में उनका 150 आया था जब इंडिया वाइट वॉश हुई थी। उसके बाद बीजीटी में उनको खिलाया ही नहीं गया, इंटर स्क्वाड में उन्होंने 50 मार दी, जहाँ पे आप कह रहे थे वो खेल नहीं सकते। फिर चलो वहाँ पे भी उनको बिल्कुल चांस नहीं दिया गया। अब यहाँ पे आते हुए उन्होंने यहाँ पे इंटर स्क्वाड में 100 मार दी, इंग्लैंड लायन के अगेंस्ट उन्होंने 92 मार दिए। इससे ज्यादा आदमी क्या कर सकता है यार, और क्या करके दिखाएगा वो। तो मेरे हिसाब से कायदे से इन दोनों की, करुण नायर तो खेलेंगे बट सरफराज खान की भी जगह फॉर श्योर बनती है टीम के अंदर। बाकी गिल ने 50 मार दी भाई। मैंने सुना है कि उनके डिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, लगातार 40-50s वाले स्कोर्स आ रहे हैं उनसे। और नंबर 4 की उनकी पोजीशन मोस्ट प्रोबेबली फिक्स्ड है, तो अब वहाँ पे हमें खेलते हुए दिखने वाले। इट्स गुड भाई, अगर वो रेड बॉल में भी इस टाइम पे फॉर्म में है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बिग स्टेटमेंट एक हो जाएगी। प्लस अगर कैप्टन खुद फॉर्म में होता है, इट ऑलवेज हेल्प्स। या एंड जडेजा ने 70 रन के आसपास मारे इंटर स्क्वाड में। भाई जडेजा कंटिन्यूज टू बी दैट गाय। जडेजा आई थिंक शुड बी इन एवरी गेम। हाँ नंबर 7 पर हाँ वो सिर्फ जडेजा का स्पॉट। आई डोंट वांट टू सी वॉशिंगटन प्लेइंग देयर। अरे भाई इंस्टेड ऑफ जडेजा, मतलब जडेजा यार, मतलब फॉरगेट हिज बॉलिंग, जो फील्डिंग पे लेके आते हैं, वैल्यू लेके आते हैं टेबल पे, एंड एज अ बैटर ऑल्सो ही हैज बीन वन ऑफ आवर बेस्ट टेस्ट बैटर्स इन रिसेंट ईयर्स। तो मुझे लगता है कोई डिबेट ही नहीं होनी चाहिए उनके अराउंड। तो नंबर 7 पे एटलीस्ट एक तो आप खिलाओगे। ही इज अ सर्टेनिटी, ही शुड बी प्लेइंग ऑल 5 टेस्ट मैचेस। एंड अंशुल कंबोज का भी निकल के आया कि उनने काफी इम्प्रेस करा था अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस, तो शायद ही इज एक्सपेक्टेड कि उनको एक कॉल अप मिल जाएगा मेन टीम में आते हुए। आई थिंक ठीक है भाई, अगर आप लेके जा रहे हो एक और पेसर तो क्या पता हेल्प ही कर जाती है। 5 टेस्ट मैच है तो चेंजेस तो आएंगे, तो डज नॉट मैटर दैट मच। बाकी जो ये बात भी है भाई, अगर क्या पता सरफराज खान को ही बाद में बुला ले। हाँ हो सकता है, यू माइट सी हिम प्ले इन दिस सीरीज, क्या पता। स्क्वाड का तो पार्ट हो ही सकते हैं। बट आई थिंक जो मेन खिलाड़ी हैं, मैंने सरफराज की हमने बात करी, बच्चे वो स्पॉटलाइट लेके गए हैं पूरी, दैट इज शार्दुल ठाकुर। उनने 122 मारे हैं अभी इंटर स्क्वाड मैच में, प्लस थ्रू आउट अभी जितने उनने काउंटी खेला है, जितना इंटर स्क्वाड में भी खेला है, ही हैज बीन टेकिंग कपल ऑफ विकेट्स हियर एंड देयर। तो बॉलिंग से भी वो परफॉर्म करे। शार्दुल ठाकुर वो हर बार स्पॉन होते हैं कुछ सीरीज के बाद, हमेशा ऐसे ही जब हम लोग अवे टूर में जा रहे होते हैं और वो परफॉर्म कर देते हैं उस टाइम। शार्दुल ठाकुर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ मेरे हिसाब से भी कर रहे हैं। नंबर 8 पर वही खेलने वाले। जो 122 मारे हैं उसमें सबसे ज्यादा लतेड़ा किस प्लेयर को है? बुमराह नहीं तो नीतीश रेड्डी को। अच्छा, जो डायरेक्ट कंपटीशन में हो सकते हैं एक तरीके से। तो रेड्डी जी ने भी बॉलिंग बहुत ज़्यादा करी है, बट ही हैज़ नॉट बीन दैट इम्प्रेसिव। ऑल्दो मॉर्कल ने बोला था कि हम इम्प्रेस की वो बॉलिंग कितनी ज़्यादा ओवर डाल पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट आई थिंक शार्दुल ठाकुर 122 काइंड ऑफ सील्स द स्पॉट भाई, इसके बाद बाहर नहीं कर सकते। अच्छा, और कोई है परफॉर्मस? नहीं, सारे हो चुके हैं। टू सम दिस सेगमेंट अप, क्या तुम्हें लग रहा है प्लेइंग एलेवन में कुछ चेंजेस होने वाले हैं पहले टेस्ट मैच के लिए? नहीं, एक ही चेंज हो सकता था, जो कि ये अपना सरफराज खान और आप उनका तो साई सुदर्शन का कर सकते थे, जो कि अभी स्क्वाड में ही नहीं है। आई थिंक अगर जितने लोग स्क्वाड में हैं इस टाइम पे, उस टाइम पे हमने शार्दुल को स्टार्ट कराया था अपनी प्लेइंग इलेवन में, जो लाइकलीहुड भी थी। तो आई थिंक वही खेलने वाली है। अब वही बात है कि बॉल सीमर्स का आप देखोगे बुमराह को कौन सा खिलाना है। पहला मैच तो खेलेंगे ही वो, दूसरा भी खेलेंगे, उसके बाद देखना होगा उनको, क्योंकि पहले और दूसरे मैच के बीच में शायद 8-9 दिन का गैप है, तो आपको अच्छा रेस्ट मिलेगा दूसरा मैच खेलने के लिए। तो पहले 2 टेस्ट मैचेस वो लोग खेलेंगे और उसके बाद वो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेंगे पेसर्स जो भी हैं। हाँ, और आई थिंक इसको और ज़्यादा डिटेल में अगर बात करनी होगी तो मे बी इन द नेक्स्ट एपिसोड हम कर ही लेंगे। या बट फॉर श्योर मतलब मुझे लगता है कि अभी वी स्टिक टू इट, एंड साई सुदर्शन आपको नंबर 3 पर खेलते हुए देख सकते हैं। जेन्युइनली होपिंग दैट ही हैज अ गुड सीरीज, वरना इनएविटेबली वो क्वेश्चन आएंगे कि आपने एक बार फिर से आईपीएल परफॉर्मेंस को जो है रिवॉर्ड कर दिया, नॉट रेड बॉल। और स्पेसिफिकली गंभीर है ना अभी, तो ज्यादा आएंगे क्वेश्चन। आएगा मतलब इट्स नॉट गुड फॉर गंभीर, इट्स नॉट गुड फॉर गिल द कैप्टन, इट्स नॉट गुड फॉर द प्लेयर साई सुदर्शन हिमसेल्फ। अब लोग ये भी कह रहे हैं ना, बिगिनिंग ऑफ द गुजरात लॉबी, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, सब जीटी के प्लेयर्स हैं, वो सब आ रहे हैं धीरे-धीरे। लोगों को बनानी होती चीजें बना देते हैं। वॉशिंगटन सुंदर, हाँ, तो ये 5-6 प्लेयर्स हैं जो कि इंडियन टीम में मतलब ऑलमोस्ट आधी प्लेइंग इलेवन इनसे बन सकती है। लेट्स सी क्या होता है, बट फॉर नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। और अब हम थोड़ी सी इंडियन क्रिकेट टीम से हट के इंटरनेशनल क्रिकेट की बातें करने वाले हैं। WTC का फाइनल हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट इंडिया। 2 ही हुए इससे पहले, बट कहा मैंने सोचा था कि इंडिया को एटलीस्ट एक WTC तो मिल ही जाएगी 3 में से, एंड नाउ वी हैव 3 डिफरेंट विनर्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ फाइनली साउथ अफ्रीका।
और एक चीज़ मैं पहली बता दूं यार, कोई अगर एक्सपेक्ट करे कि हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं तो हम वो नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग वो तभी करते हैं जब हमने एक मैच की हर एक बॉल देखी होती है। तो हम लोग ऐसे सेट पूरे पॉडकास्ट से 3-4 बोल दिए, हम छुट्टी पे थे, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो कई बार ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पे डेटा नहीं चल रहा, गाड़ी में है, ऐसा वैसा है, तो मैच पूरे 100% फोकस से हम नहीं देख पा रहे थे। वी वर एंजॉयिंग इट एज न्यूट्रल। तो वही हाँ, वही इमोशन और रिएक्शन शेयर करेंगे आपके साथ। क्या कहें भाई, मतलब जिस तरीके से साउथ अफ्रीका जीती है, रिटन इन द स्टार्स वाली फीलिंग जेन्युइनली आ रही थी भाई। 2025 के बाद तो कोई एथीस्ट भी होगा ना, उसे पता है भगवान है भाई। अगर सारी टीम ही जीत रही है, साउथ अफ्रीका आरसीबी एक साथ जीत, साउथ अफ्रीका आरसीबी, मतलब वही ना कि अगर ये सिर्फ क्रिकेट में हो रहा था तो आपको तब भी लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, होता है। टॉटनहम जीत रही है हर जगह, अक्रॉस मल्टीपल स्पोर्ट्स, हर जगह टीम ऐसी जीत रही है जो अपना पूरा ट्रॉफी कर्स ब्रेक करके जीत रही है। तो यू हैव टू से भाई गॉड एग्जिस्ट। मतलब प्रॉपरली साउथ अफ्रीका का तो ये चीज़ जब आरसीबी आईपीएल नहीं जीती थी, जब वो प्लेऑफ्स में आ गई थी, तब किसी ने बहुत मजाक में बोली थी हमारी लाइव स्ट्रीम पे कि द बेस्ट एंडिंग ऑफ दिस होल ईयर वुड बी साउथ अफ्रीका विनिंग द WTC, पूरे सीजन का एंड। और वो करते करते अच्छा वो आरसीबी जीत गई, जो लोग मजाक उड़ा रहे थे। फिर साउथ अफ्रीका तीम्बा बाबूमा है, इनका कोटा चलता है, ये लोग आ गए हैं, करते करते उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को और बड़ी डिजर्विंगली अच्छी खासी तरीके से हराया है। मतलब ग्राइंड आउट करी है विन पूरी यार। हाँ, बहुत ज़्यादा। चलो लेट्स टॉक अबाउट सम रिएक्शन ऑन द मैच एंड देन इस मैच का क्या इंपॉर्टेंस है क्रिकेट के ऊपर। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि मैं करना चाहता हूँ। कमिंग इनटू दिस गेम क्लियरली ऑस्ट्रेलिया वर द फेवरेट्स, ठीक है, अंडरडॉग्स तो साउथ अफ्रीका ही थी, बट जो उनका रिकॉर्ड था 8 टेस्ट मैच लोग अल्टीमेटली लगातार जीते हैं, एंड दे वर नॉट सपोज टू प्ले द WTC फाइनल विद ऑल ऑनेस्टी। वी वर सपोज टू प्ले द फाइनल। न्यूजीलैंड वाले जो वाइट वॉश हुए हम लोग, उससे पहले का मुझे याद एक फोटो निकल के आई थी कि हर टीम को कितने मैचेस जीतने हैं। तो इंडिया जो है टॉप पे थी प्रोबेबिलिटी फैक्टर में, 74% कुछ लाइक्लीहुड था। ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर थे हम। 8 में शायद कुछ 3 मैच जीतने थे हमें, 2-3 मैच। हाँ, ऐसे कुछ था। ऑस्ट्रेलिया को जो है 9 में से कुछ 5 मैच जीतने, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था। तो इंडिया का तो था कि दे विल बी द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, एंड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का दोबारा होने वाला है। वहां से हम बॉटल करना शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका का एक अंडररेटेड शॉट बनना शुरू होता है कि मे बी अगर ये अपने सारे मैचेस जीतते रहेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। फर्स्टली दे एक्चुअली डू दैट, उनने वो सारे मैचेस जीते। एंड कमिंग इनटू दिस फाइनल मुझे ये लग रहा था पर्सनली, मेरा एक जो थॉट था, एक्सपेक्टेशन थी, हुई थी कि अभी तक ना क्या होता है, इंडिया फाइनल खेल रही थी अगेंस्ट अ सेना कंट्री इन अ वेन्यू विच इज इन अ सेना कंट्री। तो हमेशा ना हम लोग के दिमाग में होता था कि इनसे बैटिंग ही नहीं हो पाती है बाहर, बट नाउ दैट 2 सेना कंट्रीज आर प्लेइंग ऑन अ ग्राउंड विच इज इन अनदर सेना कंट्री, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बैट और बॉल के बीच का मैच बेटर होगा। जो पहली इनिंग थी उसके बाद मुझे लग रहा था कि ये तो मतलब हाउ आर दे एनी बेटर देन अस। जब साउथ अफ्रीका जो है 130-20 पे ऑल आउट हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया खुद 200 रन पे निपट गई थी। तो मुझे लग रहा था कि जब एक एशियन कंट्री खेल रही होती है तब ऐसे स्कोर बनते हैं तो लोग गालियां दे रहे होते हैं। बट जब 2 सेना कंट्रीज एक सेना कंट्री के ग्राउंड पर ही ऐसी बैटिंग कर रही हैं, तो मे बी द स्टैंडर्ड्स ऑफ बैटिंग इन टेस्ट क्रिकेट हैव चेंज्ड। कहीं ना कहीं उसके चलते मुझे लगता था कि मैच थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था मेरे को इनिशियली, कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा क्या फिर से। 2 अगर वो 3 दिन में भी अगर खत्म हो रहा होता मैच तो फिर तो मुझे लगता है कि ये क्या दिखा दिया आपने, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। और फिर वो सवाल जाता भाई, अगर ये चीज़ इंडिया में हो रही होती और पिच पे अगर 2 दिन में अगर इनके 20 विकेट गिर गए, 24 विकेट गिर गए, तो लोग सवाल उठाते फिर कि ये कैसी पिच आपने बना दी है, अब आपको हम लोग पुअर रेटिंग देंगे। पर अगर क्योंकि ये WTC फाइनल था, ये लॉर्ड्स में हो रहा था मैच, इससे किसी ने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे। मतलब वेरी आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। मेरा बस पॉइंट ये है कि हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। जब भी इंडिया में होता है तो हमारे इंडियन फैंस खुद ही बहुत ज़्यादा लगे पड़े थे, ये क्या पिच बना दी, यहाँ पे तो दंगल होना चाहिए, यहाँ पे आपने हर रेत पे खिला रहे हो इनको। और जैसी वो चीज़ बाहर होती है जहाँ पे वो सीमिंग कंडीशंस, पेसी बाउंसी विकेट्स पे आपको विकेट्स गिरते हुए दिखते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट में देखने को मिले 2024 की स्टार्टिंग में, तब सबने आंखें मीच ली थी। Although saying that the pitch was not problematic, not Jaffer for the bowlers, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा था पिच के अंदर। हाँ, एक वो नेचुरल चैलेंज होता है स्लोप के साथ लॉर्ड्स में बैटिंग करना, प्लस मुझे लगता है बैटिंग के स्टैंडर्ड्स काफ़ी गिरे हैं भाई। हाँ, ये तो है। तो ये पिच को अगर आप
कोई नूब भी है ना वो भी देख के पीछे कलर को देख के समझ जाएगा इट्स नॉट अ वेरी फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली। प्रॉपर ग्रीन टॉप्स भी देखने को नहीं मिल रहे। पहले दिन थोड़े बादल ज़्यादा आ रखे थे तो थोड़ी सी ओवरकास्टेड कंडीशंस थी, उससे थोड़ी हेल्प मिल गई थी। बट पिच इन इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द स्लोप डिड नॉट हैव अ लॉट टू ऑफर। जैसे अगर तुम वो 2024 का वो मैच कह रहे हो, जमीन आसमान का फर्क है पिच में। तो आई डोंट थिंक कि पिच में ऐसा मैं कुछ ब्लेम भी करूंगा। मुझे लगता है कि माई डिसअपॉइंटमेंट वाज कि बैटिंग का स्टैंडर्ड मतलब हो गया भाई, कम हुआ है क्लियरली। हाँ हुआ है, या कह सकते हैं। और उसके बाद जब सेकंड इनिंग्स आती है, जैसे से मिचेल स्टार्क उस चीज़ को एक्सटेंड कर देते हैं, तब मुझे लगा था कि फिर से चोक कर गई साउथ अफ्रीका। भाई मिचेल स्टार्क ऑल्दो उसके कुछ विराट कोहली, रोहित शर्मा, विलियमसन शायद इन सबसे कॉम्बाइंड से ज़्यादा रन हैं WTC फाइनल में। उसने 23 वाले में भी शायद कुछ ऐसी 60-70 रन की पारी खेली थी हमारे अगेंस्ट। नहीं ये भी था ना कि ही हैज प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स इन अ WTC फाइनल, ऐसा भी भाई दिस इज जेन्युइनली क्रेजी। और वो उस वक्त स्मिथ ने भी एक अच्छा वो बनाया था जहाँ पे वो 60 समथिंग रन उसने बनाए थे और स्टेबलाइज करा था। अरे लोग हेड करते रहते हैं, मैं वही कहता हूँ, ट्वीट भी कहा था कि एक्चुअली मैं जिस बंदे से डरना चाहिए वो स्मिथ है। हेड तो वो हो गया भाई, वो जब इंडिया नहीं होती तब वो नहीं हो गया थोड़ा सा। हाँ। पर नीचा की ये ऑस्ट्रेलिया के साथ है भाई, इनकी जो टेल है जिस तरीके से वो बैटिंग करती है भाई, वो हर बार मतलब ये चीज हम लोग मिस करते हैं इंडिया में भाई, कि हमारी टेल वैसी बैटिंग इंडिया में कहाँ मिस करते हैं? इंडिया में तो अश्विन जडेजा, अक्षर पटेल होते हैं। नहीं नीचा के जैसे हमारे जो पेसर्स हैं वो वैसे टाइप की बैटिंग नहीं कर सकते। पेसर होते ही 2 है, नंबर 9 तक तो अक्षर पटेल। तो इंडिया में ना अभी आप बाहर जाओगे, अभी हम इंग्लैंड खेलने जाएंगे, बाहर लोग कहेंगे कि भाई बुमराह, अर्शदीप कौन आके नीचे 50 बॉल भी खेल सकता है, तभी शार्दुल खेलना पड़ता नंबर। हाँ एंड में आके। तो दिस इज समथिंग जो कि ये बहुत टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं। मतलब हमने वो 14 की BGT कवर करी थी अपने चैनल पे, उसमें भी ऐसी 1-2 पारी निकल के आ गई थी जहाँ पे इनके टेल एंडर्स ने इतना मैच खींच दिया था कि हम लोग वहीं पे हाथ दे गए थे कि भाई मिचेल जॉनसन, हाँ हमसे नहीं हो पाएगा। और ये दिस कंटिन्यूज टिल दिस डेट। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑल्दो पॉइंट वही है कि अल्टीमेटली फिर वो जिस तरीके से काउंटर कर रहा है। साउथ अफ्रीका ने जो लास्ट इनिंग में बैटिंग कर रही है, मतलब दिस शुड गो डाउन भाई, वेरी मैच्योर बैटिंग, वेरी मैच्योर बैटिंग। माकरम ने तो इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ खेल दी भाई। मतलब पॉइंट वही है कि अल्टीमेटली आपके पास 4th डे 5th डे दोनों थे कायदे से चेस करने के लिए। उसके बाद जो टारगेट था, मुझे लग रहा था चेस, मुझे उस टाइम लगा था कि नहीं होगा भाई चेस इनसे। हाँ पहले इनिंग्स में अफ्रीका की, प्लस पहले इनिंग्स में जैसी बैटिंग करी थी सबको लगा था, मुझे लगा था नहीं हो पाएगा चेस, अब गया मैच। वो ये भी है ना कि अभी तेम्बा बाबू ने कहा है कि जब हम लोग कंटिन्यूसली जब बैटिंग कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लगातार वो चोक शब्द यूज कर रहे थे, तो वो ऑब्वियसली ट्राई कर रहे थे अपना करने का। एंड इवन जब ये जीत गए पूरा, उसके बाद वो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि मिचेल स्टार्क वाज वेरी एंग्री विद जॉश हेजलवुड। क्यों? कि हम सब आ गए थे यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए और तुम्हें पता है कि तुम इंजरी प्रोन हो और उसके बाद भी तुम वहाँ पे IPL खेलने गए थे। हाँ तो मे बी उनके बीच में भी आपस में कुछ झड़प हुई थी इस चीज को लेके, विच इज काइंड ऑफ RCB जीत गई तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, बट मतलब नेशनल टीम के पर्सपेक्टिव से देखो तो जो भी मिचेल स्टार्क ने बोला इट इज टोटली जस्टिफाइड। इवन पैट कमिंस ने जब वो बीच में 6 विकेट ले लिए थे तो मुझे लगा था भाई ये बंदा पागल है भाई ये। जब भी आई थिंक ये माइकल वॉन ने चीज बोली थी या फिर किसने बोली थी कि आई कांट रिमेंबर द लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया को पैट कमिंस से कुछ मिरेकल की एक्सपेक्टेशन हो और उन्होंने ना करके दिखाया इन टेस्ट क्रिकेट। वो जेन्युइनली पागल है भाई वो आदमी। 6 विकेट वहां पे लेके रबाडा ने पहले 5 निकाली, उसके बाद उसने 6 निकाल दी वहां पे। ऑल्दो रबाडा वुड बी द स्टैंड आउट बॉलर इन दिस होल फाइनल, बट स्टिल अगर आप देखो तो जिस तरीके से फिर वो जीते हैं, तेम्बा बावूमा का खुद का रोल इतना बड़ा होना उस पूरी पारी में, उसके बाद भी वो खेलते गए 60 जितने भी उन्होंने रन्स बनाए हैं, कितनी इंपॉर्टेंट पारी थी उनकी मार्करम के साथ वो पार्टनरशिप स्टिच करना। तो उनका खुद का भी एंड प्लस वो जो पूरे उनका जो कमेंट निकल के आया है, जो कोट निकल के आया है कि माई ग्रैंड मदर नेम मी तेम्बा, इट मीन्स होप, ऐसे करके होप फॉर अ कम्युनिटी, होप फॉर अ कंट्री। भाई कितनी आइकॉनिक स्टेटमेंट लग रही है। हाँ जिस तरीके से, और AB डिविलियर्स भी भाई वो प्रॉपर वो बंदा स्टैंड से जीता है सारे ट्रॉफीज रिकॉर्ड करते करते हर चीज को। पर आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छा लगा साउथ अफ्रीका को जीतते हुए। ऑस्ट्रेलिया का हारना भी इंपॉर्टेंट था भाई, कमिंस का हारना इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई फाइनल हारे, क्योंकि ये लगातार ये लोग जो रेड बनाई हुई थी इनने की सारी चीजें जीते जा रहे हैं, कभी ना कभी हैड टू। सारे इंडियन फैंस बड़ा खुश हो रहे हैं फॉर सम रीजन साउथ अफ्रीका के ना। नहीं बनता भी है। आई थिंक एक्सटेंडिंग दिस होल डिस्कशन, मैंने ये अपनी स्टोरी पे लगाया था कि साउथ अफ्रीका ट्रूली सेव्ड क्रिकेट। क्यों भाई? आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें और नए विनर्स देखने को मिले। बिल्कुल सही बात। पहला जो था वो न्यूजीलैंड जीत गई, वो भी बहुत अच्छा, तो चलो हम ही आ रहे हैं उसमें तो। पर बाय दैट लॉजिक इंडिया शुड हैव लॉस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी या फिर शुड हैव लॉस्ट द T20 वर्ल्ड। यार मैं तो ये कहता आया हूं कि
क्रिकेट इस टाइम पे, टेस्ट क्रिकेट तो हमने पहले भी कहा है कि बहुत एलिटिस्ट गेम है। मतलब अभी भी आप देखो कायदे से तो कौन सी सिर्फ सेना कंट्रीज ही तो जीती आ रही हैं अभी तक। WTC फाइनल जो है, एक न्यूजीलैंड जीत गई, एक साउथ अफ्रीका जीत गई, एक ऑस्ट्रेलिया जीत गई, बाकी तो कोई जीते नहीं। एशिया से तो किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं है सिर्फ इंडिया जीत सकती है। सेना में होते हैं प्लस एशिया में तो क्या सिर्फ इंडिया ही जीत सकती है इस टाइम पे, और कोई लग भी ना। श्रीलंका शायद कुछ लोग कहेंगे आउट ऑफ कराओ, श्रीलंका में वो बनाएंगे ऐसी मट्टी से बनाएंगे और निकालेंगे भाई। पर मतलब पॉइंट वही है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी कंट्रीज भी जितना स्टार्ट करें ताकि क्रिकेट ग्रो हो। टेस्ट क्रिकेट का भी जो स्टेटस होता है वो और कंट्रीज को दिया जाए धीरे धीरे, ताकि मतलब इस फॉर्मेट में आप कुछ भी कह लो भाई, जो पूरा वो भी था वहाँ पे जो क्राउड आ रखी थी भाई, ये चीज अभी इसकी बात करेंगे। बहुत अच्छा लगता है भाई देख के, जब वहाँ पे जो पूरा लॉर्ड्स में जिस तरीके से देखने को मिला, आइकॉनिक होता है जनरली वो देखना, एंड देख के लगता है कि यार यहाँ पे जाके इस पूरी चीज को एक्सपीरियंस करना इन दैट वेरी स्टेडियम। ऑल्दो ECB का आई एम नॉट अ बिग फैन, और मन करता है कि पेली दो इन लोगों को, पर जिस तरीके का वो स्टेडियम है, जो हेरिटेज है उस पूरे स्टेडियम की, फिर जितने लोग वहाँ पे टर्न आउट करते हैं, वो देख के जेन्युइनली लगा कि भाई हाँ ये फाइनल होता है और ऐसे टाइप से होना चाहिए। हाँ, ये तो अभी इसकी बात करेंगे और बट हाँ मतलब इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर क्रिकेट बिकॉज आप जो है पावर डायनामिक्स जो है चेंज करना चाहते हो, कंसंट्रेशन वो बिग थ्री में रखने के अलावा अगर इफ यू स्प्रेड इट आउट टू अदर कंट्रीज। साउथ अफ्रीका जो है 27 साल के बाद एक ट्रॉफी जीती है, ICC नॉकआउट ट्रॉफी जीती थी 1998। प्लस गिवन कैसे साउथ अफ्रीका को इन रिसेंट टाइम्स अपना टेस्ट क्रिकेट का जो स्केड्यूल था वो काटना पड़ रहा था, क्योंकि वो खुद कह रहे थे कि हम पैसा कहाँ से लेके आएंगे। तो ये हमें मेंशन कर रहा था 2024 की आई थिंक ये बात है, आफ्टर द इंडिया सीरीज जब SA20 शुरू हो रहा था, एंड कई लोग जो है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स वो टेस्ट मैच की सीरीज मिस करके SA20 खेलने जा रहे थे। एंड ग्राहम स्मिथ से पूछा गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसको आप नोट करना, इसको हमने पॉडकास्ट में कवर किया था उस टाइम पे। ग्राहम स्मिथ से पूछा गया था कि आपको लगता नहीं ये गलत है, बिकॉज क्रिकेटिंग सर्कल्स में एक वो मेंटालिटी है, राइटफुली सो, कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है, तो उसको दैट शुड बी द प्रायोरिटी एट ऑल कॉस्ट। तो अगर आप SA20 फ्रेंचाइज लीग खेलने जा रहे हो, नॉट इवन T20Is, एट द कॉस्ट ऑफ प्लेइंग फॉर योर कंट्री, प्लेइंग अ टेस्ट मैच फॉर योर कंट्री, तो आप तो बहुत ही ज़्यादा गलत काम नहीं कर रहे क्रिकेट के लिए। तो ग्राहम स्मिथ ने जवाब दिया था, बहुत ही हार्श रियलिटी थी ये, कि ये सब आप जो है ना बहुत बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो, एक्चुअली में रियलिटी पता है क्या है कि टेस्ट क्रिकेट हम खेलना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। टेस्ट क्रिकेट खेलना भी एक प्रिविलेज है जो कि कुछ ही कंट्रीज अफोर्ड कर सकती हैं। अगर मैंने अभी SA20 में इन प्लेयर्स को नहीं भेजा ना, तो पैसे नहीं आएंगे अगले साल के लिए टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, तो कहाँ से टेस्ट मैच बचेगा भी। तो टेस्ट मैच इन इट सेल्फ खेलना और उससे पैसे कमाना हर नेशन नहीं कर पाता है। तो ऐसे में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए भी WTC मोर इम्पोर्टेंटली जीतना बहुत ज़रूरी था। T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप छोड़ो, WTC की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी इन द ग्रैंडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, मे बी नॉट जस्ट इन साउथ अफ्रीका बट ओवरऑल एज अ स्पोर्ट इटसेल्फ। तो मुझे लगता है कि उस पर्सपेक्टिव से दे हैव कम अ फुल सर्कल। एक साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है, जहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर पाए थे टेस्ट क्रिकेट खेलना, एंड नाउ दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ दैट फॉर्मेट। बहुत बड़ी विन होती है, बहुत ही पोएटिक तरीके से आई थिंक एक एंडिंग हुई है। एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट दीज 2 पॉइंट्स, बट 2-3 और पॉइंट्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल ग्रेटनेस को थोड़ा सा हम लोग एक्नॉलेज करते हैं। माकरम की बात करें तो माकरम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हाँ, एक वो 18 में हुआ था ना वो सैंड पेपर, हाँ 18 में सैंड पेपर, जहाँ पे उसमें भी माकरम ने तोड़ रखा था इन लोगों को। उसमें डेविड वार्नर ट्राइड टू हैव अ गो एट माकरम, जब उनने AB डिविलियर्स को आई थिंक रन आउट करा दिया था। उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे वो यंगस्टर थे, और उसके बाद अगले 2 मैचेस में जैसा साउथ अफ्रीका खेली थी, माकरम AB डिविलियर्स दोनों जिस तरीके से टर्न अप करे थे, क्विंटन डिकॉक जिस तरीके से टर्न अप करे थे उस टाइम पे, इट वाज जेन्युइनली हिस्टोरिक। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतना था तो वो कैमरन ग्रीन नहीं, बैनक्रॉफ्ट खिलाने की जरूरत थी इन लोगों को एक्चुअली में। हाँ मतलब यार माकरम ने मुझे लगता है जो इनिंग्स खेल के दिखाई है, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग्स टू कम आउट ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्टोरिकली। 4th इनिंग में अगर आपने सेंचुरी मारी ऑन अ न्यूट्रल ग्राउंड अगेंस्ट द ट्रियो स्टार्क, हेजलवुड एंड कमिंस, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन अ फाइनल, और अपनी कंट्री को अब 27 साल के बाद जिता रहे हो, क्योंकि वो प्रेशर पता क्लियरली दिख रहा था। लास्ट में भी जब ये लोग सिर्फ 10-15 रन रह गए थे और मार्करम वगैरह आउट हो गए थे, वो 10-15 रन में फुल टॉस से भी बीट हो रहे थे, रन नहीं बन पा रहे थे इन लोगों से। इम्पेशंस दिख रहा था क्लियरली साउथ अफ्रीकन्स में ट्रॉफी जीतने का। उस कॉन्टेक्स्ट में जो बैटिंग करके दिखाई है मार्करम ने, तेम्बा बवूमा हिमसेल्फ यार, उसने भी जो
I think it's a great underdog story. I have always been skeptic of his credentials in white ball cricket. मुझे लगता है कि अभी भी there are a lot of doubts. But रेड बॉल में भाई he has not lost a test match as a captain. Right now अब तो ट्रॉफी जिता दी. I think भाई he is going down in history. And बहुत important था भाई, मतलब ये उसकी खुद की स्टोरी के लिए भी, क्योंकि हमेशा एक तो इट इज़ वेरी इजी फॉर समवन टू मेक फन ऑफ हिम, क्योंकि वही लोग स्टैचर को देख के उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं कि अच्छा फिजिकली वो ऐसे हैं, क्यों खिला रहे हैं इनको, क्या डिजर्व भी करते हैं. तो अगर वही उसी के लीडरशिप के अंडर ट्रॉफी उठाए, उसमें उनका खुद का भी काफी बड़ा हाथ था उस पूरी 4th इनिंग्स में, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. तो और वो किस स्पेन के अंडर खेल रहे थे, तो आई थिंक वो भी काफी अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं. एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन साउथ अफ्रीका ये काफी अच्छा प्ले ऑन करेगा. एंड लास्टली हेजलवुड का जो रिकॉर्ड था फाइनल्स का, वो भी टूट गया. 12 दिन बाद टूटा. आई थिंक सबको खुशी बस ऐसी बात की होगी. अगर थोड़ा टाइम पहले हो गया होता और फिर ये बंदा WTC जीत जाता तो सारे RCB फैंस गाली निकाल रहे होते इनको. पर ठीक है भाई, होता है. चलो अच्छा ही हुआ हमारे लिए तो ये ऑस्ट्रेलिया हारी. बट एक्चुअली नाउ लेट्स शिफ्ट टू दैट. RCB की हम बात कर रहे हैं. जो RCB का ट्रॉफी को लेकर स्टैम्पीड हुआ है, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कमेंट्स में बहुत लोग बोल रहे थे कि आपने, जैसे मैं 1-2 कमेंट पढ़ा था कि यार आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आप लोगों ने बात नहीं करी. भाई आप होते कौन हो हमसे पूछने वाले, पहले तो ये बताओ, ऐसे टॉपिक से बात करने वाले. नहीं आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है यार. आई थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया. क्यों? ये ना जो भी पब्लिक फिगर्स होते हैं उनसे स्पेशली ये ना एक बहुत ही अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की. मैं एक्चुअली लोगों को कॉल आउट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपने ऐसा नहीं बोला. इसमें आप अगर हम लोग को गिल्ट ट्रिप में डाल के अगर हमें गैस लाइट करना चाहते हो कि आप शेम ऑन यू अपने से बोला, तो बेटा हमसे तो कभी निकलेगा भी नहीं है सब. ये अभी मैं एक बार बोल दे रहा हूँ क्योंकि आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इस चीज़ का रिकॉर्ड सेट करना, स्ट्रेट रिकॉर्ड सेट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस चैनल के ऊपर. बिकॉज अभी दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, हर दूसरे में कोई वॉर हो रही है. इंडिया के अंदर ही अभी वो एयर क्रैश हो गया सैडली, अभी वो ब्रिज टूट गया है, क्या क्या निकल गया, हेलीकॉप्टर हो गया, हर दिन कुछ हो रहा है. एंड ये चीज़ अभी आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू कम इन फुल स्विंग कमेंट सेक्शन में. अच्छा हाँ, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि आपका कोई हक नहीं है किसी भी क्रिएटर को बोलने का ये कि आप डिसअपॉइंटेड या इसकी बात नहीं कर रहे हो. स्पेशली क्योंकि पता क्या होता है, ये बहुत ही बड़ी हिपोक्रेटिकल चीज़ है. अगर आपसे ना कल को कह दिया जाएगा कि आपकी जॉब में आपका मैनेजर आपसे बोल रहा है कि इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं बताओ, वरना आपको जॉब से निकाला जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? आप ट्विटर पे आके डालोगे कि मुझसे ये चीज़ पूछिएगा, अब इस पे सू करो इनको. क्योंकि पता क्या होता है, इन आइडियल वर्ल्ड क्या हम बोलना चाहेंगे भाई, बिल्कुल बोलना चाहेंगे. वी हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियंस पॉलिटिकली भी, और जो चीज़ें हो रही हैं दुनिया में वॉर के बेसिस पे उसके ऊपर जियोपॉलिटिकली भी, वो चीज़ हम लोग खुद पसंद देखते रहते हैं. अ हिंट 1% ऑफ इट वॉज गिवन इन जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हमने पॉडकास्ट बनाया था, ठीक है. एंड वो हमने इसलिए बनाया था बिकॉज आई फेल्ट कि हम लोग की एज इंडियंस एक मॉरल ड्यूटी है, एंड वो मॉरल ड्यूटी का कंपास सबके लिए अलग होता है. अब जो कंट्री के अंदर ऐसे मिसमैनेजमेंट हो रहा है ना, अगर मैं इसके ऊपर, मान लो आज मैं RCB के स्टैम्पीड के ऊपर कमेंट कर रहा हूँ, आई एम गिविंग द राइट टू द पीपल, नॉट टुमारो दे विल से कि तुमने अगर इसकी बात की थी तो उसकी बात क्यों नहीं करी. एंड ये फिर वो वॉट अबाउटिज्म आ जाता है, इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा. ये काम धंधा करने के लिए ना इतनी लीवरेज इंडिया में, एक सैड रियलिटी बता रहा हूँ, हमारे पास है नहीं. जरा सा हमने कुछ एक अच्छे दिल से, एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में देश के भले के लिए कुछ बोला और एक पॉलिटिकल पार्टी की सनक गई तो कोर्ट ड्रैग हो जाएगा. अभी आपने देखा रिसेंटली क्या हुआ. फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे है नहीं. तो डोंट एक्सपेक्ट अस कि हम लोग जो आके डिसअपॉइंटेड, आपने इसमें नहीं बोला इसमें बोला. देयर इज अ क्लियर पॉलिटिकल एंगल हियर, ठीक है. गवर्नमेंट का इसमें क्लियर एक फॉल्ट था. अगर हम नाउ लेट्स कम टू इट, जो हुआ है स्टैम्पीड, कौन सी पार्टीज एट फॉल्ट है यहाँ पे. पुलिस ने जब मना कर दिया है कि हमसे इतने शॉर्ट नोटिस में मैनेज नहीं हो पाएगा, क्या आपको इतनी बेसिक से समझ नहीं है कि क्लियरली इसमें पॉलिटिकल मोटिव्स भी थे. एक फोटो ऑफ सिचुएशन थी ये. यहाँ पे आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलने वाले थे. तो ऑफ कोर्स वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा हाथ है. बट अगर अब मैं गवर्नमेंट को कॉल आउट करूंगा तो लोग कहेंगे कि ये प्रो BJP है, ये प्रो कांग्रेस है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. इस गंद में ना हम लोग को पढ़ना है, और सेकेंडली इस चीज़ की बात करने की हम लोग को इंडिया के अंदर वो लीवरेज नहीं है यार. मतलब वैसे भी मैं यही कहूँगा कि एक बात होती है, मतलब एक्सपेक्टेशन रखना ना कि आई एम डिसअपॉइंटेड कि आपने ये बात नहीं करी. भाई तुम यू आर नोबडी टू एक्चुअली एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम एनी कंटेंट क्रिएटर राइट नाउ. वो सिचुएशन, हाथ पैर काट दिए जाते हैं भाई. अगर बोलने जाओगे तो जबान काट दी जाएगी, क्या घर चलना बंद हो जाएगा. प्लस वैसे भी मतलब इंडिया के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं
उन सब के बारे में अगर हम लोग बात करने बैठ जाएंगे पॉडकास्ट में तो फिर आप फिर क्रिकेट छोड़ दो, फिर नहीं हो, फिर आधा घंटा 1 घंटा फिर इसी चीज़ पर डिस्कस। तभी हमने वो ऑपरेशन सिंदूर वाले में मतलब वो एकदम एंड में आते हमने थोड़ा बहुत मेंशन कर दिया था कि अच्छा आईपीएल में ये चीज़ कैसा फिट करने वाली है, वो भी हमने घुसाया था, वरना 1 घंटा वैसे भी खिंचता आराम से पॉडकास्ट। तो मतलब इसके लिए और प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर आई डोंट इवन क्लेम माई सेल्फ टू बी एन एक्सपर्ट, दैट इज़ वाई एकदम डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा जाके बात भी नहीं करता कि अच्छा ये इम्प्लीकेशंस थे इसके और ये लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि आगे जाके कुछ भी हो सकता है भाई इस चीज़ के लिए। तो मतलब मैं वही कहूँगा कि एक चीज़ होती है कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि हाँ यार जो हुआ बहुत गंदा हुआ, जो कि हमने उस टाइम पे करा भी था। आई थिंक उसके नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमने चीज़ स्टार्टिंग में ही बोला था, हाँ, कि वॉट एवर हैपेंड नहीं होना चाहिए था, एंड अथॉरिटीज जो भी इन्वॉल्व है उनको अच्छे से एक्शन लेके इस चीज़ को कंडक्ट कराना चाहिए था या फिर नहीं कराना चाहिए था, जो भी बात हुई थी। तो मतलब यार इतना ही कह सकते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा वी कैन ओनली एक्सप्रेस आवर डिसअपॉइंटमेंट और ग्रीफ विद व्हाट हैज़ हैपेंड। इससे बढ़ के अच्छा ये लोग इन्वॉल्व थे, अब गवर्नमेंट ने ये करा था, उनने ये करा था, अब उनको भाई लोग एक तो हर चीज़ में तो लोग मोदी जी को ले आते हैं कि मोदी जी की वजह से हुआ है, तो हर किसी को कह रहा हूं तुम लाओ भी भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा फ्रीडम ऑफ राइट है, बट वही है ना कि अगर देखो इनएविटेबली एक पॉलिटिकल पार्टी पे बात आएगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस, कोई ना कोई तो एट फॉल्ट है ही ना, है ही। तो जो दूसरा आइडियोलॉजी के लोग होंगे फिर वो भड़क जाएंगे, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब उस सरदर्दी में ना ये तो तुम खुद पढ़ो पहले, स्किन इन द गेम दिखाओ और फिर बात करो। बट ये ऐसे कह देना ये, और ये मैं सिर्फ हमारे लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने बहुत लोगों के कमेंट सेक्शन में देखा है, क्रिकेट ही नहीं अलग जॉनराज में भी। एंड आई थिंक ये कल्चर सेट इन हो रखा है कि आप अपने एक तो ना ये पब्लिक फिगर्स को आप पेडिस्टल पे चढ़ा देते हो, फैन कल्चर जो बना रखा है ये भी बहुत ही घटिया चीज़ है, ये मुझे समझ में नहीं आती, हमेशा हम इसके अगेंस्ट रहते हैं। दैट अप्लाइज टू आवरसेल्व्स आल्सो। तो हमसे भी अगर हम कोई ओपिनियन दे देंगे, ज़रूरी नहीं कि वो मतलब ब्रह्म वाक्य है, अपनी रिसर्च खुद करो, हमने क्या बोला उससे क्या फ़र्क पड़ता है एग्जैक्टली। एक्चुअली अगर हम लोग उसकी फिर भी थोड़ी बातें कर ले, क्लियरली गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्लियरली यहाँ पे पुलिस की जो इनकेपेबिलिटीज थी वहाँ पे और शॉर्ट नोटिस पे नहीं कर पा रहे थे, उनकी बात शायद सुन लेनी चाहिए थी। आरसीबी के ऊपर भी अब सवाल हो रहा है, अब वो क्रिकेटिंग एंगल वो है, उसकी थोड़ी बात कर सकते हैं हम लोग कि कह रहे कि उनको बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आरसीबी क्या तुम्हें लगती है एट फॉल्ट? भाई मेरे हिसाब से तो ये है कि जो भी प्लान था इवेंट का वो आरसीबी ने कम्युनिकेट करा होगा गवर्नमेंट को कि हम ऐसा प्लान करने का सोच रहे हैं। देन गवर्नमेंट ये कम्युनिकेट करेगी पुलिस को एंड बोलेगी ये इतनी मुझे पुलिस फोर्स चाहिए और यहाँ पे बैरिकेड्स लगने चाहिए ताकि पाथ एकदम क्लियर हो। पुलिस ने जाके बोल दे कि भाई नहीं हो पाएगा ये। गवर्नमेंट ने ये चीज़ शायद आरसीबी को बोली ही नहीं क्योंकि वो चाहते थे कि ये इवेंट हो। नहीं, आई डोंट नो मैं कह रहा हूँ कि लाइकलीहुड क्या है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया उनके स्टेट में और फिर तब भी आरसीबी परेड कर लेगी। एक हार्श चीज बोलता हूँ, आरसीबी इज आल्सो एट फॉल्ट। लाइक मतलब आई एम ओपन टू इट, बट हाउ? जब भी कोई ऐसी हैपनिंग हो रही होती है ना, ये क्लब को इन कॉन्फिडेंस लेकर ही करा जाता है, ठीक है? तो अगर ये आप कह रहे हो, अब फिर वही बात है, अब आरसीबी फैंस हो सकते नहीं, क्लब को इन कॉन्फिडेंस मतलब कि उनको बताया होगा कि अच्छा पुलिस आपको इतनी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। अच्छा हाँ है ऐसा, तो फिर फॉर श्योर आरसीबी इज आल्सो एट फॉल्ट। अब किसका फॉल्ट ज्यादा है मैं वो मेजर नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, बट जो जिस एंटरप्राइज ने वो पूरा इवेंट मैनेजमेंट करा, डीएनए करके उनका नाम है, मैं देख रहा था अपेरेंटली, वो भी एट फॉल्ट है। उन्होंने मिसमैनेजमेंट करी है वहाँ पे। पुलिस के लिए लोग कह रहे हैं कि गेट जो है वो दोपहर को खुलने थे, पता नहीं सुबह 11 बजे दोपहर 12 बजे, तो वो 3 बजे खोले, 3 घंटे के वजह से क्राउड और इकट्ठा हुई है। तो शायद वहाँ पे पुलिस का भी फॉल्ट है। ठीक है लोग नहीं थे, लेकिन जितने थे उससे बेटर मैनेजमेंट तो हो सकती थी। आरसीबी का जो लोग कह रहे हैं कि नहीं आरसीबी को क्यों ब्लेम कर रहे हो, क्यों नहीं भाई, आरसीबी का भी इन्वॉल्वमेंट है। और पता है एक और थोड़ी डार्क रियलिटी है। अब इसमें हम फॉल्ट कहोगे क्या कहोगे, इस एंगल से अगर सोचे तो मान लो कि गवर्नमेंट ने प्रेशराइज भी करा कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेन सम ब्राउनी पॉइंट्स, आपको ये कराना ही पड़ेगा, तो आरसीबी को क्या वो प्रैक्टिकली मना कर सकती है गवर्नमेंट को? नहीं कर सकती, या बट स्टिल यू आर अ पार्ट ऑफ दिस। हाँ, गलती में आओगे आप, तो गलती आपकी मानी जाएगी, भले आपने मजबूरी में करा है, जो भी करा, इफ एट ऑल। बाय द वे आई डोंट इवन नो गवर्नमेंट ने ऐसा कहा, ये मैं बात पहले क्लैरिफाई कर दूं ना, तुम्हें पता बाय द वे, अगर तुम इफ यू आर क्लेमिंग टू बी, किसी को कुछ नहीं पता इस बात में, तो ऐसे में ना आप इनडायरेक्टली भी अगर इन्वॉल्व होते, यू विल स्टिल बी लायबल फॉर द डेथ्स ऑफ दोस पीपल भाई। तो ऐसे में आरसीबी इज आल्सो इक्वली रिस्पांसिबल फॉर। मेरे हिसाब से तो अगर आरसीबी प्रॉपर गिल्टी पकड़ी जाती है इसके अंदर, क्योंकि आई थिंक स्टिल वो केस प्रॉपर फाइल हुआ है उनके इवेंट मैनेजर पे, एंड गवर्नमेंट में भी कुछ ऑफिशियल्स हैं जिनका वहाँ पे एक और सीन है, उनके मार्केटिंग हेड को जो है वो जेल कर दिया था, अब उनको बेल मिल गई। अबे जेल कर दिया है एलिगेशन पे, कोर्ट ने कहा एलिगेशन पे जेल कहाँ से कर रहे हो?
अब बाकी वो पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड कर, उनको जेल नहीं करा। ये तो प्रॉपर तो फिर आरसीबी ने काउंटर केस डाला कि आपने जो है सेलेक्टिवली ये लोगों को जेल में क्या डाला है पकड़ के, आप स्केपगोटिज्म क्यों कर रहे हो? नहीं वैसे भी अगर ये गिल्टी पकड़े जाते हैं उसके चक्कर में इवन इफ दे हैव टू फेस अ बैन, आई थिंक इट्स बिल्कुल सही बात है भाई। और ये आरसीबी फैंस से गुस्सा हो रहे हो तो शर्म कर लो। अगर गलती है और आप वन सेकंड कोर्ट अगर प्रूफ करता है कि आप गिल्टी हो इसके लिए, भाई जाने गई हैं लोगों की भाई, बहुत बड़ी बात है ये। सिर्फ ये नहीं कि कॉम्पनसेट कर दिया हमने मॉनेटरीली तो हो जाएगा। अगर ये चीज में पकड़े जाते हैं एंड इफ बीसीसीआई डिसाइड्स कि बैन लगना चाहिए देन फॉर श्योर बैन लगना चाहिए भाई इस चीज का। बिल्कुल लगना चाहिए। एंड लास्टली जो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि प्लेयर्स को निकलना था अगले दिन, जैसे कोहली को लोग बहुत टारगेट कर रहे हैं। इनफैक्ट कोहली के अपेरेंटली जो पूरी मैनेजमेंट एजेंसी है उन्होंने फिर काउंटर वो केसेस फाइल करे जर्नलिस्ट के ऊपर डेफेमेशन के लिए। उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया था, मतलब कुछ जर्नलिस्ट को देख के ऑन टीवी इतना गुस्सा आ रहा था ना देख के कि मतलब वो विराट कोहली की ट्रॉफी के साथ खून लगा दिया फोटो पे, और लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली वहाँ पे अपनी विक्ट्री स्पीच दे रहे थे, नेशन वांट्स टू नो। आई थिंक सब समझ ही गए होंगे किन की बातें हो रही हैं कि विराट कोहली वहाँ पे ये कर रहे थे, बाहर लोगों की जाने जा रही थी। एंड विराट कोहली जो है कह रहे कि जिन लोगों की मतलब दोज हु पास्ड अवे इन दैट होल इंसिडेंट उनकी फैमिली से जाके विराट कोहली नहीं मिले, क्या कर रहे हैं विराट कोहली, देश कभी ये बात नहीं भूलेगा। भाई इतनी बेवकूफ़ी की चीज़ है, एवरीथिंग इज अबाउट विराट कोहली। मतलब यही रीजन है कि वो लंदन जा रहा है। पूरा केस जो था ना कि लंदन जा रहा है, मेरे पर्सनली मेरे हमेशा ऐसा लगता था मुझे कि यार वही कि यार देश ने बहुत कुछ दिया विराट कोहली को, रुक जाते तो बड़ा अच्छा लगता। ठीक है ऑब्वियसली सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, अगर जाना भी है तो वी आर नोबडी जो कहें कि नहीं आपको रुकना चाहिए यहाँ पे, या कोई भी फॉर दैट मैटर किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आपको नहीं जाना चाहिए, उनका पर्सनल डिसीजन है which is why we never discuss it on the episode also. पर ये जैसी बातें हुई हैं भाई आपने कितनी लोगों की जाने गई और आपने वो विराट कोहली पर डाल दिया, कितनी बेवकूफ़ी का काम करा है भाई। और ये जर्नलिस्ट को दे शुड जेन्युइनली बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स जिस तरीके की रिपोर्टिंग उन लोगों ने करी है। क्योंकि मैं ऐसा भी जानता हूँ कुछ जर्नलिस्ट जो थे जहाँ पे जो लोग उस टाइम पे अवेलेबल थे वहाँ पे जो काफ़ी वेल नोन जर्नलिस्ट भी हैं स्पोर्ट्स में ही, उन्होंने ऐसा भी बोला है कि जब वो चीज़ चल रही थी बाहर उस टाइम पे आरसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको नहीं पता थी ये बातें कि एक्चुअली में बाहर इतनी बातें हो गई हैं। आई डोंट नो। नहीं तो वही उसमें मैं बताता हूँ क्या बोलूँगा कि उन्होंने कहा था स्टैम्पीड हुआ है बट लोग की जाने गई है ये नहीं पता। स्टैम्पीड हुआ ये पता था बट जाने गई ये नहीं पता था। तो अब जब वो जैसे उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा हम 15 मिनट में रैप अप करके निकल जाएंगे ऐसे, जो कि फिर आरसीबी निकल भी गई। मैं कोई डिफेंड करने नहीं बैठा किसी को यहाँ पे। मैं वही कहूंगा कि अगर पकड़ी जाती है आरसीबी, वही ना ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता। बट जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, जो चीजें ऑन रिकॉर्ड हुई हैं उसके हिसाब से मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है जो कि एट फॉल्ट है। द गवर्नमेंट, द क्लब, पुलिस ऑल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट, द मैनेजमेंट एजेंसी जिसने वो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, 2-3 और भी कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन से कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया, उनका भी इनडायरेक्टली एट सम लेवल है। ऐसे 6-7 लोग फैंस के लिए भी कह रहे हैं कि, और ये भी एक बात सच है भाई, एक हार्श ट्रूथ है, ऑल्दो मुझे लगता है कि इट्स वेरी लेम ऑफ पीपल कि आपने पूरा ब्लेम अल्टीमेटली फैंस पर ही डाल दिया कि मतलब वाह भाई, मिस मैनेजमेंट पूरी गवर्नमेंट करे, पुलिस करे, क्लब खुद करे, बट गलती सारी हर बार जो है फैंस ही झेले। हाँ लेकिन ये बात है कि सिविक सेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। सिविक सेंस में नहीं है भाई, नहीं आई थिंक मतलब क्या सिर्फ इंडिया के लिए तुम कह रहे हो? ये इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन इंडिया नहीं है, कम है। पर जैसे अभी पीएसजी यूसीएल जीती थी पेरिस में, वहाँ पे बस सेलिब्रेशन वहाँ पे स्टैम्पीड हुई थी। हाँ तो पेरिस जब यूरो, कौन सा कह रहा हूँ कि दिस इज बाय नो मीन सेइंग कि इंडिया फॉरेन वेस्टर्न कंट्री से कुछ नीचे है। मैं बस हमारी बात कर रहा हूँ, ये सिविक सेंस नहीं है भाई बहुत लोगों को। जब इटली यूरो जीती थी तब इटली में भी स्टैम्पीड हुआ था। पॉइंट मेरे हिसाब से वही है कि इट इज़ राइट टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ योर क्लब, एंड ऑब्वियसली भाई अगर ये इवेंट बहुत अच्छे से कैरी आउट होता, दिस वुड हैव बीन अ हिस्टोरिक इवेंट। जिस टाइप की क्राउड वहाँ पे आई थी, ये चीज़ें हमने लोगों को वर्ल्ड कप जीतने के बाद देखी हैं कि अच्छा ऐसा टाइप के सेलिब्रेशन होते हैं। किसी के आईपीएल जीतने के बाद ये सेलिब्रेशन नहीं होते। तो दिस आइडियली वुड हैव बीन अ हिस्टोरिक इवेंट, बहुत ही गजब का पीआर भी जनरेट होता है इसका। बट वही बात है कि वहाँ पे चीज़ें सही तरीके से कैरी आउट नहीं हुई, इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट डेज इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री अल्टीमेटली आप देखो
पर मैं वही कहूँगा कि सिविक सेंस वाली प्रॉब्लम है, बट मतलब लोग वही कहते हैं ना कि यार इधर इसमें कैसे मैनेज करोगे? That should be the last cause of concern. अभी जो लोग लायबल है पहले उनको अकाउंटेबल होल्ड करो, लास्ट में आप आना पब्लिक के ऊपर. मेरा कहने का मतलब है, बट दिस इज आल्सो अ फैक्टर. हाँ, कह सकते हैं. Perhaps the least concerning factor of all, but it is still a factor. वो बेसिक सिविक सेंस नहीं है कई लोगों में. वो पता नहीं क्या है उसके पीछे, एजुकेशन रीजन है, कॉमन सेंस रीजन है, मुझे नहीं पता. कई लोग वहाँ पे फिर भी जा रहे थे, पता नहीं क्यों ही जा रहे थे, जबको पता है कि यहाँ पे स्टैम्पीड होने वाला है, जैसी सिचुएशन थी, पुलिस ने और इंटीमेट कर रखा है. बट पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता. ओवरऑल हॉरिफिक इंसिडेंट, क्लियरली शुड नॉट हैव हैपेंड. कंट्रोवर्शियल पीपल विल बी हेल्ड लायबल, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के. एंड लास्टली, डोंट एक्सपेक्ट द क्रिएटर्स ऑल द टाइम कि हर चीज़ का मोर्चा वही उठा के लेंगे. सिचुएशन अगर उस चीज़ के लिए फीजिबल रहेगी तो आदमी फिर भी सोचेगा. वरना चीज़ खुद पे लेकर देखो इंडिविजुअली. अगर आपके घर में जो पैसे आ रहे हैं जिस सोर्स से, वहाँ पे आपका मैनेजर ही अगर ये बोल देगा, ऐसी चीज़ें डालने लग जाएगा ना, तो आपको ही पसंद नहीं आएगी. तो बहुत ही गलत चीज़ है ये. हर चीज़ जो है पब्लिक फिगर्स के ऊपर थोपना बंद करो. दिस इज नॉट अ हॉबी कि हर कोई बंदा आके कैमरा के सामने बस हॉबी प्लस पता है, नॉट एवरीवन शुड हैव अ पब्लिक ओपिनियन ऑन एवरीथिंग आल्सो. अभी भी जो हम बोल रहे हैं अल्टीमेटली, आफ्टर एवरी सेंटेंस वी आर मेकिंग श्योर कि वन सेकंड वी डोंट नो एग्जैक्टली. कई बार पता है क्या होता है, जस्ट बिकॉज यू वांट समवन टू से समथिंग पब्लिकली, बिना रिसर्च के लोग कुछ भी बोल देंगे. मे बी दैट एड्स टू मोर फियर मॉन्गरिंग ऑल्सो. ठीक है, तो हर किसी की, ये तो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस कि डेमोक्रेसी वगैरह ठीक है, बट दैट ऑल्सो, उसका एक डाउन साइड ये भी है कि एवरी क्लाउन हैज एन ओपिनियन ऑफ एवरीथिंग. वो भी सही नहीं होना चाहिए. डू योर ड्यू डिलिजेंट रिसर्च, उसके बाद ओपिनियन फॉर्म करो. तो भाई वही बात है कि अब आप हर चीज़ पे ओपिनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो आपसे कोई एक्सपेक्ट करता है ना वो किसी और से करना चाहिए. बट खैर, इस चीज़ को आप हटाते हैं. कमिंग बैक टू लाइटर थिंग्स नाउ, लास्ट 2 सेगमेंट्स में आते हैं हम लोग. ओडीआई के जो नए रूल्स हैं वो क्या है भाई? ओडीआई क्या है, मतलब क्रिकेट के जो नए रूल्स आए हैं. आई थिंक सबसे पहला तो जो डिस्कस होने वाला है वो जो ओडीआई में बॉल का जो रूल आया, करेक्ट, आई थिंक वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है. एंड वी कैन डिस्कस कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये. बेसिकली अभी हम लोग देखते हैं कि 2 बॉल यूज करी जाती हैं ओडीआईज में. एंड अभी तक तो ऐसा था कि वो पूरा टाइम तक चल रही हैं 2 बॉलें. अब ऐसा रखा जाएगा कि 34th ओवर तक 2 बॉल यूज हुआ करेंगी. एंड फॉर द रिमेनिंग 16 ओवर्स फिर आप उसमें से कैप्टन चूज कर सकते हैं कि मुझे ये वाली बॉल लेनी है और इससे मैं कंटिन्यू करूंगा. मतलब बेसिकली एक बॉल को आप 33 ओवर्स तक यूज कर सकते हो. हाँ, 17 + 16. अच्छा रूल है, बुरा रूल है भाई? आई थिंक इसका एग्जैक्टली वो क्या है, क्या रिवर्स स्विंग में हेल्प मिल जाए इसलिए ये है? आई थिंक अच्छा रूल है फिर, क्योंकि अभी हमने जिस तरीके से देखा है ओडीआई क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, जहाँ पे आपको पिचेस काफ़ी पार्टा विकेट देखने को मिल रही हैं. हम लोग साउथ अफ्रीका से पूरे 23 वर्ल्ड कप में 400 पार करना है इनको, मज़ा आएगा देखने में. मतलब 400 पार ठीक है, अच्छी बात है, पर वो 50 ओवर के लिए फिर जो 5 बॉलर्स, बैलेंस कहाँ है? हाँ, जो मतलब अपनी टांगे तोड़वा रहे हैं एकदम, उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है. हर कोई बुमराह जैसा टैलेंट लेके पैदा नहीं होता कि भाई वो तब भी निकाल देगा. बाकी लोगों को, जैसे सिराज जैसे लोगों को देखना पड़ रहा है कि भाई सामने आदमी कफन बांध के आ रहा है कि मैं तो पेलने ही आ रहा हूँ सबको. इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में जो दुबई में मैचेस हुए हैं, यूएई में मैचेस हुए, अल्टीमेटली वो कितने अच्छे मैचेस थे, देखने में मजा आया भाई. अल्टीमेटली जब भी बैटिंग और बॉलिंग में कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है, इट इज ऑलवेज वन. दैट इज वाई आई थिंक जो भी न्यू वॉचर्स हैं जिनको टेस्ट क्रिकेट शायद पसंद आया है, वो इसी रीजन से आया होगा, क्योंकि आपको ओडीआईज और टी20 में बात देखने को नहीं मिलती भाई. ओडीआईज टी20 में इट इज हेविली अ बैटिंग फ्रेंडली गेम. तो टेस्ट में जो आपको देखने को मिलता है कि अच्छा ये घबरा रहा है, ये बंदा वहाँ पे चढ़ के खेलता है, अब इसको पीछे खेलना पड़ रहा है, मे बी इज वेटिंग कि अच्छा जब फेज खत्म होगा, जब मेरा टाइम आएगा तब मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा, तुम सामने खड़े नहीं होगे, तब मैं खेल पाऊंगा. तो वो उसकी एक अलग ब्यूटी होती है. एंड दैट इज हाउ क्रिकेट इज सपोज टू बी प्लेड. दैट इज हाउ इट वॉज प्लेड बिफोर. तो हम चाहते हैं कि वैसे टाइप का गेम वापस है जहाँ पे आपको रिवर्स स्विंग देखने को मिले. तो ये रूल जो ये लोग लेके आए हैं, आई थिंक इट इज टोटली जस्टिफाइड. नहीं तो फिर द नेचुरल क्वेश्चन इज कि 33 ओवर्स तक एक बॉल पकड़नी चाहिए. तो जो पहले हुआ करता था कि 50 ओवर में एक ही बॉल है, वो ही वापस ले आते हैं, कर लेते हैं. वो नहीं कर रहे. आई थिंक क्योंकि भाई बैलेंस ढूंढना पड़ेगा दोनों बातों में आपको. एक बहुत बड़ा रीजन इसका ये है क्योंकि नेचुरल क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में आएगा. आई थिंक इसको हमने बहुत पहले एक पॉडकास्ट में कवर भी करा था. बेसिकली इनवेरिएबली कुकाबुरा बॉल यूज होती है, वाइट बॉल यूज होती है. एंड कुकाबुरा बॉल डिसोरिएंट बहुत जल्दी होती है. अच्छा. तो 50 ओवर तक लास्ट भी नहीं कर पाती है कई बार. उनको रिप्लेस करना ही पड़ता है इनएविटेबली. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इन इंट्रोड्यूसिंग 2 न्यू बॉल्स.
Okay. वो तो था ही कि बैटर्स का एक इट इज बिकमिंग एन इंक्रीजिंगली हाई स्कोरिंग बैटर फ्रेंडली गेम, तो उस नैरेटिव को भी सपोर्ट करता है 2 न्यू बॉल्स का फैक्टर। बट एट द सेम टाइम जितना जल्दी डिसओरिएंट होती है कुकाबूरा की बॉल, 50 ओवर तक लास्ट करना उस लेवल की हिटिंग के साथ जो पिटाई हो रही है बॉल को हर एक डिलीवरी पे, बहुत जल्दी खराब हो जाती है बॉल, तो अल्टीमेटली रिप्लेस करनी ही पड़ती है, विच इज वाई दे आर नॉट गोइंग द फुल 50 ओवर मार्क जस्ट एज येट। माई ओनली काउंटर इज, किसने कहा है कि कुकाबूरा की बॉल ही यूज करनी है? आईसीसी का जो ऑब्सेशन है कि कुकाबूरा बॉल ही यूज करनी है, मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब अगर बाकी बॉल हैं जो कि लास्ट कर सकती है, व्हाई नॉट भाई, क्यों नहीं यूज करो फिर आप उन चीज को? टेस्ट मैचेस में भी लोग कई बार बोलते हैं कि जैसे ड्यूक्स बॉल है, एसडी की जो बॉल हम लोग यूज करते हैं, दे आर मच मोर ड्यूरेबल, मच मोर बैलेंस्ड फॉर अ बॉलर वर्सेस अ बैटर गेम। तो ऐसे में कुकाबूरा बॉल ही यूज करनी है, ये क्वेश्चन उठाना ज़्यादा ज़रूरी है। 50 ओवर क्यों नहीं हो रहे, वो क्वेश्चन एक सरफेस क्वेश्चन है, उसके पीछे अगर आप डिग डीप करोगे, द अल्टीमेट क्वेश्चन शुड बी व्हाई द कुकाबूरा बॉल ओनली, व्हाई ऑलवेज द कुकाबूरा बॉल। तो इसको आई थिंक हम लोग को एट सम पॉइंट टैकल करना ही पड़ेगा, बिकॉज क्लियरली जो बैलेंस है बैटिंग और बॉलिंग के बीच में रीइंस्टेट होगा। अगर सिर्फ एक बॉल यूज होगी 50 ओवर तक, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द रिवर्स स्विंग, बॉल जितनी पुरानी होती रहेगी उतना ही मुश्किल होता रहेगा बैटर के लिए उसको दूर पहुंचाना। नई बॉल को मारना ज्यादा आसान होता है। तो स्पिनर्स गेम में आएंगे, जैसे धोनी ने कहा था कि पार्ट टाइमर्स गेम से निकल चुके हैं। जब से 2 न्यू बॉल का रूल आया और वो सिर्फ 4 फील्डर बाहर अलाउड होने लग गए हैं, तब से पार्ट टाइमर्स का रूल ही कम हो गया। युवराज सिंह की बॉलिंग कराने ही बंद कर दिया उनको 2011 वर्ल्ड कप के बाद, बिकॉज वो रोल ही खत्म हो गया था। स्पिनर्स, फिंगर स्पिनर्स मोर पर्टिकुलरली विद अ बॉल दैट ओनली गेट्स 25 ओवर्स ओल्ड, वो बॉल की शाइन कभी उतनी जाएगी नहीं, वो रफनेस कभी उतनी आएगी नहीं कि वो बॉल ग्रिप करे अच्छे से, रिप करे बॉल हाथ में। तो फिंगर स्पिनर्स का आप धीरे धीरे देखोगे कि जो कंट्रीब्यूशन है ओडीआईज में वो भी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होता हो जा रहा है। फॉर ऑल दोस रीजंस आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर फिंगर स्पिनर, रिस्ट स्पिनर और अ फास्ट बॉलर, हर एक डिपार्टमेंट में लोगों को फायदा होने वाला है अगर एक पुरानी बॉल आती है तो। बट कोर क्वेश्चन अभी वही रहेगा, why the Kookaburra ball? When will you actually take a hard call and shift the international dynamics towards a new ball? पर मतलब चलो for a starting point at least it's a step in the right direction. हाँ मतलब पर वही देखो, also एक और इसमें एक एंगल ये रहेगा कि this will only make the game more complicated. क्यों? यूएसए में एक 10 साल का बच्चा बैठा हुआ, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि 50 ओवर में 25 ओवर की 2 बॉल यूज होंगी, या फिर 34वें ओवर तक 2 बॉल हैं और उसके बाद फिर अगले 16 ओवर के लिए कैप्टन डिसाइड करे उसको कौन सी बॉल यूज करनी है, अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेट हो रहेगी। आई थिंक वही ना, पता आई थिंक ओडीआईज को शायद ये लोग उस तरह से देख भी नहीं रहे, ओडीआईज एंड टेस्ट क्रिकेट को, हाँ कि भाई हम लोग बहुत ज़्यादा निकाल सकते, क्योंकि जितना गेम बड़ा होता जाएगा टेक्निकलिटीज उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। एंड मतलब क्रिकेट इज सच अ टेक्निकल गेम कि आप एक हद तक ही टेक्निकलिटीज निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा फिर आप निकाल भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं फिर आपको देखना पड़ेगा, अच्छा जो ऑडियंस हमारे पास ऑलरेडी हम लोग उसको ही केटर कर लें भाई, उनको ही देखने में शायद बोरिंग लग रहा है कि सिर्फ बैटिंग फ्रेंडली गेम हो रहा है, तो हम लोग चलो ये ले आते हैं जिसमें आपको समझ में भी आएगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, एक बैटिंग बॉलिंग के बीच में कॉन्टेस्ट भी देखने को मिलेगा। पर है मतलब देयर इज अ फाइन बैलेंस। मतलब अगर आप सिंपली एक ही बॉल रखो 50 ओवर के लिए और बॉल की कंपनी चेंज कर दो, यू हैव अ मोर ड्यूरेबल बॉल, it's better for the ballers, which means it is better for the game also for new viewers जो कि अलग अलग कंट्रीज में बैठे हैं जहाँ पे क्रिकेट नहीं है अभी, कि एक ही बॉल यूज होनी है भाई। तो हर सिंप्लीफिकेशन विल ओनली लीड टू बेनिफिट्स फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। अब वो कब करेगी आईसीसी इज माई क्वेश्चन, बट श्योरली एक अच्छे स्टेप में डायरेक्शन है, ऑल्दो गेम को कॉम्प्लिकेट ज्यादा कर रहा है, बट एटलीस्ट बैलेंस थोड़ा सा तो रीइंस्टेट करेगा। सेकंड रूल पे चलते हैं। आई थिंक भाई बटलर साहब बहुत ज्यादा उनकी पार्टी हो रही होगी आज। कंकशन सब्स को लेके रूल आया है, ये बड़ा अच्छा रूल आया है। एंड इसमें ऐसा बोला गया है कि मैच स्टार्ट होने से पहले ही टीम्स को प्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। 5 कंकशन सब्स आप यूज कर सकते हो, उसमें से एक बैटर आपको बताना पड़ेगा कौन सा बैटर आएगा, कौन सा पेसर आएगा, कौन सा स्पिनर आएगा, कौन सा विकेट कीपर आएगा एंड कौन सा ऑलराउंडर आएगा। एंड जब भी कोई कंकशन सब होता है तो फिर वही उसके हिसाब से आपको जो भी लाइक टू लाइक लग रहा है वही प्लेयर आप लेके आ सकते हो। पर अल्टीमेटली मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम हमेशा वो रहेगी ऑलराउंडर वाले पे ही रहेगी। जो अभी मैं ये सोच रहा था कि अच्छा बाई चांस सोचो T20 चल रहा है, तिलक वर्मा बैटिंग हो गई, बॉलिंग के टाइम पे ही गेट्स इंजर्ड एंड स्काई कह रहा है कि अच्छा मैं वॉशिंगटन सुंदर को लेके आ जाऊंगा।
बैटिंग तो वो भी तिलक वर्मा को एज एन ऑलराउंडर ट्रीट कर लो आप भाई, बॉलिंग तो वो भी डाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम रहेगी। आई थिंक ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती, मतलब प्रॉब्ली आईसीसी हैज ऑल्सो रियलाइज दिस कि इस चीज़ को आप एग्जैक्टली सॉल्व कर ही नहीं सकते, या तो फिर वही हो कि इतने ओवर फेंके हुए वो अल्टीमेटली आपने अपने करियर में, बट आई थिंक वो और इतना कॉम्प्लिकेट कर देगा चीज़ों को कि आपको। बात ये है ना, ये हर गेम में नहीं होने वाला, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। अभी जो हम ओडीआई के रूल की बातें कर रहे हैं वो हर गेम में होगा। हाँ, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस के लिए अगर आप रूल्स को कॉम्प्लिकेट करते हो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज इट इंश्योर्स कि आप जितना पॉसिबल एक्यूरेसी के साथ एक सही डिसीजन ले पाओ, वो आप ले सकते हो। तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कह सकते हैं भाई, मतलब मुझे ये लगता है कंकशन सब जो दिस इज वंस अगेन अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हाँ, कि आपने ऑप्शंस को लिमिट कर दिया कि आप इतने में से ही आप ले सकते हो, और प्रोफाइल्स अपने, जैसे जब विकेट कीपर की बात हो रही है बहुत ही ऑब्वियस एक चेंज होगा। हाँ, जब पेसर की बात हो रही है, अब देखो वहां पे वैसे ऑल्दो ये भी बात है, अगर हर्षित राणा इंजर्ड होकर शिवम दुबे आ रहे हैं, वो भी तो पेसर ही हैं। तो कैसे, या तो आप उनको एज एन ऑलराउंडर वहाँ पे इंस्टेट कर रहे हो, बट बात यह आ जाएगी कि फिर हर्षित राणा को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। आप कह दो कि मेरे ऑलराउंडर है वो, नंबर 8 नंबर 9 पे वो बैटिंग करते हैं, मेरे ऑलराउंडर है वो, मैं शिवम दुबे को लाऊंगा, तो वो आर्ग्यूमेंट तो हमेशा ही रहेगा, बट क्लियरली नैरोइंग डाउन द ऑप्शंस विल मेक थिंग्स मोर क्लियर। अल्टीमेटली जो बात आएगी वो हमेशा उसी पर आएगी कि कैसे आप डिफाइन करोगे कि कोई बंदा ऑलराउंडर है या कोई बंदा स्ट्रिक्टली एक बॉलर या बैटर है। विकेट कीपर मुझे लगता है एक वो जो वो अच्छा है, पूरा सॉल्व हो जाएगा। प्लस विकेट कीपर एक चीज जरूरत थी भी नहीं वैसे, विकेट कीपर को लाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, तो वो तो टीम खुद भी वैसे ही करेगी। बट जैसे तिलक वर्मा वाला एग्जांपल दिया तुमने, फिर हर्षित राणा का एग्जांपल ले लो, जो कि हुआ भी था हर्षित राणा का, वो एक जेन्युइन चीज है भाई, उसको मैं सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है वो पैरामीटर रखना पड़ेगा आपको। हाँ, पर वो वही बात है कि आपको काफ़ी डीप जाना पड़ेगा, एंड उसके हिसाब से फिर टीम इंडिया या फिर जो भी टीम खेल रही होगी वो सब अपने नाप के रखेगी कि अच्छा कैसे कर सकते हैं। चलो सोचो एक बार भाई, ओवर्स का हो सकता है आपने कितने नंबर ऑफ ओवर्स आपने डाले हैं। सचिन ने तो बहुत ओवर डाले ओडीआई में, तो सचिन को आप तो एज एन ऑलराउंडर ट्रीट करोगे तुम। वही एक आर्ग्यूमेंट थी कि जितने ओडीआई विकेट्स वो लेके बैठे हुए हैं अपने पास। अरे पर वो तो भी कि उन्होंने शेन वॉर्न से ज़्यादा 5 विकेट डाल लिए। अब देखो वही बात है ना कि बट क्या इज ही एन ऑलराउंडर दो, स्पेशली मान लो अगर वो 35 के बाद खेल रहे थे, उस एरा में खेल रहे थे, तब तो ही इज नॉट एन ऑलराउंडर, ही रेयरली बोल्ड। तब क्या तुम उन्होंने एज एन ऑलराउंडर, बिकॉज उन्होंने नंबर ऑफ ओवर्स का जो थ्रेशोल्ड है वो पास कर रखा है। मे बी एवरेज नंबर ऑफ ओवर्स पर गेम फिर निकालो आप। अच्छा। कि भाई 200 ओवर डाले हैं लेकिन 400 ओडीआई खेले हैं। ये शायद ज़्यादा सिंपल भी है करना। एवरेज आप निकालोगे तो हर प्लेयर का आपको निकल के आ जाएगा, अच्छा कितने ओवर डाले हैं इसने हर ओवर में। बट फिर दैट वोंट जस्टिफाई गाइज लाइक शिवम दुबे, जिसको आप जेन्युइनली एज एन ऑलराउंडर शायद टीम में रख रहे थे, बट बॉलिंग आप तभी करोगे जब जरूरत पड़ेगी। 7th बॉलिंग ऑप्शन थे 2000 कुछ ना कुछ आई थिंक ड्रॉबैक है। पॉइंट वही है ना कि कंकशन सब जैसी चीज़ हर मैच में तो हमें देखने को मिलने नहीं वाली, तो आप थोड़ा बहुत ऊपर 19-20 लगा सकते हो कि अच्छा भाई कंकशन हुआ ना तुम्हारी टीम को, हुआ तुम ही झेलो इस चीज़ को, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ही उस चीज़ का। नहीं झेलो नहीं ना, उनको फायदा मिल जाता है, बात ये है। हाँ, कुछ लोगों को फायदा मिल जाता है या होता है। क्या करोगे फिर? आई थिंक एवरेज वाला वही बात है। आई डोंट थिंक इसका कोई 100% सोल्यूशन है कि आपको बैटिंग का एवरेज निकालने पड़ेगा, वो तो बहुत ही अनफेयर हो जाएगा। कोई मान लो कोई प्रॉपर बैटर है, उसकी एवरेज सिर्फ 10 की है क्योंकि उसने 5 ही मैच खेले, 5 में नहीं चला, तो क्या आप उसको एज अ बॉलर ट्रीट करने लग जाओगे? नहीं आ रहे भाई रन, कोई बात नहीं, लेकिन है तो बैटर ही। हाँ। तो मतलब मेरे कहने का पॉइंट ये कि मैंने आपको 2-3 लिमिटेशंस क्लियरली गिना दी ऑन द स्पॉट, बिना सोचे कि ये लूप होल्स आपको निकल रहे हैं, विच इज व्हाई आपको सर्टेन करना बहुत मुश्किल है आप कैसे करोगे। बट आई थिंक स्टिल अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आई स्टिल थिंक दैट दिस डज नॉट रियली सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वही बात है कि हाँ पहले शायद थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। एक वो भी रूल है जो फील्डिंग में बनी हॉपिंग वाला जो रूल है, वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी मैं समझाने में वो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज उसकी वर्डिंग ना मुझे लगता है वो साइड में दिखानी पड़ेगी। हाँ, तभी आपको समझ में आएगा। बट उससे भी मतलब आई थिंक वो अच्छा रूल है, वो सही है। सही रूल है वो, बिल्कुल सही रूल है। लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा एक एंटरटेनिंग नोट पे एंड करते हैं एपिसोड को। अश्विन का जो TNPL में हुआ है अभी, बेसिकली जिनको नहीं पता है, एक फीमेल अंपायर थी वहाँ पर और उन्होंने 2-3 ये अच्छा एक जो रील फेमस हो रही है उसमें बस उनका LBW का डिसीजन दिखाया जा रहा है, बट उससे पहले का बिल्डअप मैं आपको बताया था। तो अश्विन के साथ जो बंदा बैटिंग कर रहा था, उनके टाइम पर 2-3 बॉल डाउन द लेग साइड वाइड थी,
जिनको उन अंपायर ने, और मैं बार बार फीमेल अंपायर क्यों कर रहा हूँ, मैं अभी बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूँ ये, उन्होंने दी थी वाइड्स नहीं दी थी, सॉरी गलत डिसीजन दिया था, तो DRS लेके बार बार चेंज करना पड़ रहा था। एंड वो बताओ ना बहुत ब्लेटेंटली आपको दिख रहा है कि वो गलत डिसीजन है, हाउ कैन यू नॉट डिसाइफर कि इट इज अ वाइड बॉल। और उसके बाद अश्विन जो है वो स्पिनर पे स्वीप मारने जा रहे थे एंड बॉल जो है वो आउटसाइड लेग स्टंप क्लियरली पिच कर, मतलब मुझे लगता है वो तो बहुत ही क्लियर था कि लेग स्टंप के बाहर पता चल गया था। या और वो टर्न होके अंदर, पता नहीं वो अंपायर ब्रेन फेड वुमन था अंपायर का या क्या था, बट उन्होंने वो आउट दे दिया, तब तक DRS बचा नहीं था। तो अश्विन बहुत ज्यादा गुस्से में आउट होते गया है, और उसके बाद वो ग्लव्स पता नहीं ऊपर कहाँ उठा के लग रहा था स्टैंड में फेंक दिया भाई डायरेक्ट। अश्विन के साथ अश्विन ने क्या करा अल्टीमेटली, वो सही है गलत है वो हम डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली जो डिसीजन मेकिंग है इट इज लाफेबल। आई थिंक कोई ये ब्रेन फेड भी अगर बोल रहा है ना, आई थिंक वो भी एक अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आपका ऐसा ब्रेन फेड कैसे हो सकता है, तो बेसिक बिल्डअप नहीं, प्लस अगर आपका बिल्डअप है हाँ कि अच्छा आपने वाइड के साथ भी ये चीज हुई है, मतलब ये चीज है, फिर आप 5-6 बॉलों की बातें कर रहे हो, आपका ब्रेन फेड क्या चल ही जा रहा है आपका, मतलब 2-3 अक्रॉस 2-3 ओवर्स आपके वाइड्स का भी चला है और फिर अभी ये LBW का भी चला है। इतना लंबा अगर ब्रेन फेड है देन यू फ्रैंकली डोंट डिजर्व टू बी द अंपायर। ये और मैं बताता हूँ, मैं बाबा फीमेल अंपायर क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ हमने फुटबॉल में डिस्कस करी। हाँ या एक कौन सा मैच था वो, आर्सेनल का मैच था कोई मेरे ख्याल से, इसमें एक फीमेल रेफरी उसका भी था जो इंटर मामी और अल नसर का मैच हुआ था, उसमें भी तो आई थी फीमेल अंपायर थी, अंपायर का रेफरी थी उस टाइम पे। एंड क्या हुआ था ना कि डिसीजंस कई सारे गलत हो गए थे, और ऑफ कोर्स इसमें बात ये नहीं है कि फीमेल अंपायर है, फीमेल रेफरी है इसलिए डिसीजन गलत हुआ है, ऑफ कोर्स वो नैरेटिव तो बनाना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, बट आई स्टैंड वेरी फर्मली ऑन दिस। ये जो होल नोशन है ना कि फीमेल अंपायर्स को, फीमेल रेफरीज को मेंस गेम में आप लेके आओ, इट इज अ पैथेटिक डिसीजन इन माय ओपिनियन। कई लोग कहेंगे क्यों, अच्छा तुम्हें क्या लगता है जो लोग कहते हैं कि ये जरूरी है वो क्यों कहते हैं? एक ही रीजन है सिर्फ। आई थिंक जो लोग कहते हैं उसका रीजन प्रॉब्ली ये है कि अगर वो एक मेंस गेम को रेफरी करेंगी तो उनसे उनका लेवल पहले तो इम्प्रूव भी बहुत जल्दी करेंगे, देन स्पॉटलाइट भी बहुत आराम से आपको मिलेगी। एंड दिस इज सच अ डम डिसीजन इन माय ओपिनियन। मैं बताता हूँ क्यों। दो बहुत ही कोर रीजंस है इसके पीछे, हमने उस पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किया था। अब आज हम लोग सिर्फ क्रिकेट का एपिसोड बना रहे हैं तो कई ऑडियंस को पता नहीं होगा हमने वो चीज़ करी थी, बट जो लॉजिक वो फुटबॉल के मैच में मैंने दिया था एग्जैक्टली एप्लीकेबल यहाँ। नंबर 1, जस्ट बिकॉज आप ये चाहते हो कि फीमेल रेफरीज या फीमेल अंपायर्स को वो एक्सपोजर मिल जाए, उसके चलते हुए हम कुछ गेम्स की बलि चढ़ा देंगे, इवन इफ इट मीन्स कुछ गलत डिसीजन आ रहे हैं। इट इज़ वेरी अनफेयर फॉर दोज टू टीम्स, जो कि हो रहा है, जो कि अश्विन के साथ भी अल्टीमेटली हुआ। तो जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट द अपलिफ्टमेंट ऑफ सर्टेन फीमेल इंडिविजुअल्स और मे बी द वुमेन्स गेम इन होल, it can never come at the cost of compromising the quality of men's game. That should never be the intention. In fact, it will only piss off the fans more. अभी भी पता है एक सैड रियलिटी बताता हूँ, अगर आप उस रील के कमेंट्स से जाके देखोगे ना, सब वो अंपायर को गाली दे रहे हैं, which is very bad. ये मतलब ठीक है, डिसीजन गलत हो गया भाई, आप पर्सनली गाली दे रहे हो उसको, लड़की को जाकर, बहुत ही गलत चीज़ है। बट बात वही है, कोई मेल अंपायर भी देता ना उसको भी गाली पड़ती। नाउ जो लोग हैं उनको एक एडेड वो फ्यूल मिल गया कि अच्छा ये लड़की है, उसने वो कर दिया है और ये हमारे मेंस गेम में घुस रही है तो अब इसको और गाली दो। एक तो ये पर्सपेक्टिव है, सेकेंडली ये भी है कि कुछ लोग फिर अश्विन को भी गाली निकालते हैं क्या कि ऐसे बिहेव करा जाता है क्या। उससे बाद में आएंगे अश्विन ने जो करा, अभी पहले इस चीज़ को करते हैं। तो नंबर 1 रीजन ये है कि क्योंकि आपको फीमेल अंपायर्स को एक्सपोजर ज़्यादा देना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है मेंस गेम की क्वालिटी। सेकेंडली, एज अ गाय हु हैज प्लेड प्रोफेशनली, मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। फुटबॉल में तो इट इज़ हाईली अनकंफर्टेबल, क्रिकेट में भी इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। इट वॉज वेरी विजिबल ऑन अश्विन्स फेस ऑल्सो। अगर एक फीमेल रेफरी फुटबॉल में होती है ना भाई, जिन लोगों ने फुटबॉल थोड़ा सा भी देखा है, फिजिकल कांटेक्ट भी होता है वहाँ पर। और गाली गलौज बहुत होती है रेफरी के साथ भी। मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं जो गेम की बात कर रहा था उसमें तो हमने उस टाइम पे कवर कर रहा था कैसे
सुआरेज हु इज द टीममेट ऑफ मेसी वो जाके भिड़ गया था पहले ही, देन मेसी ने कहा था अरे जाने दे कोई बात नहीं, और उसके बाद जब सेकंड टाइम वो वापस हुआ था देन मेसी वाज आल्सो लाइक कि भाई क्या चल रहा है ये, कब तक रोकेंगे इस चीज को, तो फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन होती है। एंड अंपायर, क्योंकि क्रिकेट में जेंटलमैन्स गेम का एक प्रोटोकॉल होता है, बट रिगार्डलेस यू ऑलवेज हैव द राइट टू क्वेश्चन, भले इट लीड्स टू अ पेनल्टी ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, बट एक डिसेंट अगर आपको लेजिट लगता है तो यू विल शो दैट, स्पेशली इन अ सिचुएशन जहाँ पे डीआरएस नहीं बचा हुआ और एक ब्लेटेंटली डम, इट वाज अ डम डिसीजन, लेट्स नॉट इवन शुगर कोट दैट। ऐसे में ना द वे यू कम्युनिकेट विद एन अंपायर ऑफ द सेम जेंडर इज वेरी डिफरेंट टू एन अंपायर फ्रॉम द डिफरेंट जेंडर। एंड बाय द वे जो लोग कह रहे हैं अगर ये थोड़ा सेक्सिस्ट लग रहा है लोगों को, इन माई ओपिनियन मेल रेफरीज और मेल अंपायर्स शुड नॉट बी इन द वुमेन्स गेम्स ऑल्सो, अलग रखो एकदम, सेम बात वहां पर भी अप्लाई होती है। तो सेक्सिज्म क्या फिर वो लड़कों के अगेंस्ट भी मैं कर रहा हूँ? लॉजिक वही है, वुमेन्स गेम को और मेन्स गेम को डोंट ट्राई टू मिंगल इट अननेसेसरली, जस्ट बिकॉज मेन्स गेम सक्सेसफुल चल रहा है तो अटैच हो जाएंगे और साथ में इनको भी ले आएंगे। डज नॉट वर्क दैट वे, यू विल ओनली अट्रैक्ट मोर अब्यूजेस, पीपल विल ओनली गेट मोर पिस्ड। जिस तरीके से आपका एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर होता है विद, क्योंकि हम लड़के हैं तो अ मेल अंपायर, इट इज टोटली डिफरेंट टू एक जो ऑकवर्डनेस जो आएगी। क्योंकि पता क्या है, अगर एक अंपायर ने, जैसे यार रोहित शर्मा को तुम्हें याद है जो अफगानिस्तान के 100 मारी थी, उसने एक इनसाइड एज लगा था और पैड उसने लेग पे दिया था, तो कहता है कि अरे हाँ भाई धीरू यार 2-0 हो चुके हैं, ऐसा वैसा है। एक वो अंडरस्टैंडिंग होती है सब लोगों की ऑन अ वेरी क्या कहते हैं कॉर्डियल नेचर बेसिस पर मैं बातें करूँ तो। वो वहाँ पे अश्विन का आउट दे दे, वो कुछ बोल रहा है कि मैम ऐसा था वैसा था, वो देख नहीं थी उसकी तरफ, वो चलते जा रही है, वो कर रही है, उसमें अश्विन क्या कर सकते हैं? और अश्विन के फेस पर आप देखो तो इट वाज, आपको देखने में लग रहा था कि अच्छी आदमी बहुत गुस्से में है, सेकेंडली बहुत हेल्पलेस है, बिकॉज ही कैन नॉट एक्सप्रेस दैट एंगर। एंड तुम्हें क्या लगता है अश्विन ने जो बाद में उठा के फेंका वो क्यों फेंका? Because he could not express that anger because there was a female umpire there. उनसे वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो चीज़, because dynamics चेंज हो जाती हैं। सेम जेंडर किसी बंदे से बात करोगे तो बहुत अलग तरीके से बात करोगे। तो ये तो मुझे लगता है कि इट इज़ ओनली गोइंग टू मेक द प्लेयर्स फील मोर अनकंफर्टेबल, डायनामिक्स सूटेबल नहीं है। सेकेंडली वो उन कुछ चुनिंदा गेम्स के लिए जहाँ पे आपको एक्सपोजर के, अगर आप ये कह रहे हो कि फीमेल अंपायर्स को हमें एक्सपोजर मिल जाएगा, अच्छा उनकी प्रोग्रेस जल्दी हो जाएगी, दैट स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ प्रूव्स कि वो फीमेल अंपायर्स अभी उस लेवल के मैचेस के लिए सूटेड नहीं है। प्लस यू आर काइंड ऑफ ट्रीटिंग दिस कॉम्पिटिटिव गेम एज अ प्रैक्टिस गेम, देन एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह आप ट्रीट कर रहे हो कि अच्छा हम दिखा देते हैं, कुछ होगा गलत तो देखा जाएगा, पर एटलीस्ट ये इम्प्रूव तो करेंगे आगे जाके। तो मुझे लगता है पर्सनली कि ये फीमेल अंपायर्स इन मेंस गेम एंड मेल अंपायर्स इन वुमेन्स गेम उल्टा भी नहीं होना चाहिए। वन सेकेंड, लड़कियों को भी इट विल बी अ डिफरेंट डायनामिक जब आप एक मेल अंपायर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, व्हिच आई एम श्योर इट विल नॉट बी एज कंफर्टेबल एज एक जो अंडरस्टैंडिंग होगी विद अ फीमेल अंपायर। तो इट शुड बी हैपनिंग वाइस वर्सा ऑल्सो। इतना ही है तो भाई फिर वो बीच में शुरू किया था ना आरसीबी ने, कभी नहीं हुआ वो चीज़ कि मेंस टीम और वुमेन्स टीम के वो साथ में मिलकर एक मस्ती वाला गेम खेलेंगे, कुड नेवर हैपन, नहीं हो सकता भाई ये सब, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसे में इट्स बेटर टू कीप दीज थिंग्स सेपरेट। मुझे लगता है कि इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट एक गलत डिसीजन जो उन्होंने लिया था, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द जेंडर थिंग। हाँ फॉर श्योर यार, वो इनएविटेबली आएगा ही आएगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। विच नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। अश्विन का जो रिएक्शन था, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद दैट इन माय ओपिनियन। नहीं, और मतलब जो भी लोग कहेंगे कि अच्छा ऐसे कोई बिहेव करता है क्या किसी लड़की के साथ, उसके जो भी डिसीजन दिया, ऑल्दो उन्होंने जाके उनके मुंह पे ऐसा नहीं करा, बट जो भी है लोग कहेंगे डिसेंट ऐसे शो करा जाता है क्या, आई थिंक इट वाज जस्टिफाइड। नहीं, अब मैं यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ इट वाज टोटली जस्टिफाइड। मैं, जो लोग मुझे देखते हैं पॉडकास्ट में खुद जानते हैं मैं कितना बड़ा सपोर्टर हूँ अश्विन का, बट आई थिंक दैट वाज वेरी डिस्ग्रेसफुल। क्यों? ही इज टू बिग ऑफ अ लेजेंड, और ऐसे आप ग्लव्स उठा के फेंको, ये करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। गुस्सा है, गुस्से का मतलब ये थोड़ी चांटा मार दो किसी को तो नहीं मारा ना, वही ना। तो तुम्हारे लिए दैट लाइन गेट्स ड्रॉन जब वो चांटा पड़ रहा है, मेरे लिए दैट लाइन गेट्स ड्रॉन जब कोई ऐसे फिजिकली कोई एक्ट कर रहा है। भाई आई थिंक अगर हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कोई इसमें नहीं सब्जेक्टिव चीज। मेरे हिसाब से पॉइंट ये है कि अगर ये चीज उनकी तरफ डायरेक्टेड भी होती कि वो उनकी तरफ जाके फेंक रहे हैं, वो तो कभी नहीं हो सकता। वही ना, तो अगर ये चीज नहीं हो रही है, आई थिंक अब वही बात है कि आप कहोगे कि अच्छा आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से तो ये चीज़ नहीं चलती है, इसलिए आप नहीं करना चाहिए आपको कायदे से वो, तो फिर वो सेलिब्रेशंस भी नहीं चलते हैं, नहीं करना चाहिए आपको। मेरे हिसाब से अगर ये डिसेंट शो हो रहा है और वो मतलब वो लिटरली अपने जो स्टैंड है जहाँ पे ड्रेसिंग रूम में जो बैठे हुए हैं लोग वहाँ पे, उसकी तरफ है, वहाँ पे करा है।
आई थिंक इट इज, और जिस टाइप का डिसीजन था भाई, दीज थिंग्स हैपन इन द गेम. अगर आप कहोगे कि अश्विन से क्या ये वापस हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा, शायद कभी ना देखने को मिले आगे जाके, क्योंकि ऐसा टाइप का डिसीजन ही नहीं होगा. TNPL में वो थोड़ा ज्यादा चढ़े हुए होते हैं ना. हाँ, थोड़ा ज्यादा होता है. बट मतलब मुझे लगता है कि अगर ऐसा टाइप का डिसीजन इतना ब्लेटेंटली ऐसा डिसीजन हुआ है, आई डोंट नो वेदर इज टीम वन और नॉट. अगर जीत गए तो चलो अच्छा हो गया, पर अगर कल को रोहित शर्मा, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर ऐसे कर रहे होंगे किसी मैच में, तो अच्छा लगेगा करते हुए देख के. मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वही ना, क्योंकि तुम्हें चाहिए वो कि वो मसाला है गेम के अंदर. आई थिंक इट इज नॉट इवन अबाउट मसाला भाई. और क्या है? ये दिस इज जस्ट अबाउट भाई, अगर कुछ बेवकूफ़ी का डिसीजन लिया गया है, ब्लेटेंटली बेवकूफ़ी का डिसीजन, और उस पर आप अपना डिसेंट शो कर रहे हो, एंड इट इज नॉट इवन इन फ्रंट ऑफ द एम्पायर. डिसेंट शो करने के तरीके हैं ना, यू डोंट गो ओवरबोर्ड विद इट. आई थिंक फॉर मी, एट द एंड ऑफ द डे, लाइक इट और नॉट, इट इज स्टिल अ जेंटलमैन्स गेम. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं रूल्स के हिसाब से, लॉज के हिसाब से, कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से देखूंगा, देन ऑब्वियसली इट्स नॉट राइट. कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो तो मैं भी डिसएग्री करता हूँ. दिग्विजय राठी को जबरदस्ती फाइन दे रहे थे, वो मैं डिसएग्री करता हूँ. बट एक लाइन ड्रॉ कहाँ होती है? अब वो लाइन सब्जेक्टिव है. तुम्हारे लिए वो लाइन कुछ और है, मेरी लाइन कुछ और है. तो वो कौन सी है, कौन गलत है, यू कैन नेवर जस्टिफाई दैट. बट इन माय आईज, जितना मैं क्रिकेट देखा, और जितने, अश्विन फॉर मी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम. उस लिस्ट में वो आएंगे, इंडिया में तो स्पेशली. फॉर अ गाय ऑफ दैट स्टैचर इन अ TNPL गेम, इट इज नॉट इवन एन इंटरनेशनल गेम. क्या आपको जरूरत है ये सब करने की? बिल्कुल भी नहीं. आई स्टिल थिंक, मेरे हिसाब से तो इट इज जस्टिफाइड. जैसे धोनी ने भी जो करा था राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, बिल्कुल भी सही नहीं था. वो अंदर आ गए, वो गलत करा. अगर वो पिच लाइन से खड़े होके अगर ऐसे करके बोल रहे होते कि ये तो क्लियरली है, ऐसे करके अपना डिसेंट शो कर रहे होते, चिल्ला के जो भी कर रहे होते, आई वुड नॉट हैव हैड अ प्रॉब्लम. नहीं तो उसमें और ग्लव्स उठा के फेंकने में फर्क है ना. ग्लव्स कौन सा आके अपने पिच के अंदर फेंक दिया? पिच के बाहर ही तो फेंके हैं. ऐसा थोड़ी कि आपने गेम में इंटरप्ट कर दिया. एक सूटेबल कोड ऑफ कंडक्ट होता है. अब ये वही चीज है कि इसमें हम दो कुछ बोल रहे हैं, कमेंट में कुछ 4 लोग कुछ और बोलेंगे, सबका अलग ओपिनियन होगा और सबका जस्टिफाइड है. बिकॉज सब्जेक्टिव चीज में आप क्या सही क्या गलत है कैसे ही जस्टिफाई करोगे. तो फॉर दैट रीजन मतलब इसमें आर्ग्यूमेंट हम पढ़ जाएंगे तो कोई एंड मिलेगा नहीं. बट वही है कि मुझे लगता है कि एक सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट एज पर स्टैचर एंड ऑफ कोर्स द रूल्स ऑफ द गेम, एक सर्टन लेवल पर तो आका. देखो आप कितना भी कह लो कि यार जेंटलमैन्स गेम ये वो क्यों है, ऐसा है, बट अभी भी है, लाइक इट और नॉट. तो सम लेवल थोड़ा सा आके वो मुझे लगता है कि ज्यादा ही ओवरबोर्ड हो गया था वो. ग्लव्स उठा के फेंकने की जरूरत नहीं थी. मुझे लगता है इतना ज्यादा तो नहीं था. वो अपना बैट को पैड पे मार रहे थे, वो एकदम सही लगा. वो सब करते हैं जब गुस्सा होते हैं. तो सचिन ने भी एक बार करा था. ग्लव्स और उठा के ऐसे भी नहीं कि जमीन में फेंके, वो पता नहीं ऊपर किसको टारगेट कर रहे थे, दूसरे देश में फेंक रहे थे. हाँ भाई, मतलब वो मेरे को लगता था आप यार 500 विकेट है भाई, और TNPL के गेम के लिए ये है वैसे अश्विन का. वो साई किशोर से भी लड़ाई हुई थी उनकी TNPL में बहुत. हाँ, साई किशोर से भी लड़ाई हो चुकी है उनकी. अच्छा, मुझे याद नहीं है भाई. TNPL में थोड़े ज्यादा चार्ज्ड अप होते हैं फॉर सम रीजन. ही इज वेरी पैशनेट अबाउट इट. तो पर मुझे लगता है कि ये करने की जरूरत नहीं थी. आई थिंक द कोर इशू इज अल्टीमेटली, लोग वही कहेंगे कि इसको जेंडर इशू बनने की क्या जरूरत थी. आई थिंक इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू रीइंफोर्स द फैक्ट कि ये जो एक परस्यूट है अक्रॉस स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट क्रिकेट, कि हम वुमेन्स स्पोर्ट का जल्दी से डेवलपमेंट करते हैं बाय एसोसिएटिंग इट विद मेंस क्रिकेट. एंड एसोसिएशन से कोई बुराई नहीं है, बट एक्चुअली मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ द ऑन फील्ड हैपनिंग्स. आई एम नॉट सोल्ड ऑन दैट आइडिया एंड आई गेव माई 2 reasons ऑन इट. एंड मुझे लगता है कि उसके ऊपर कोई भी लॉजिकल काउंटर आई वुड लव टू हियर. आई वुड लव टू चेंज माई ओपिनियन. बट मुझे लगता है कि आप फीमेल अंपायर्स को लेके आ रहे हो तो दैट वो स्टेटमेंट ही जब दी जाती है ना, उसके पीछे का लॉजिक ही वही होता है, गिव देम द रिक्वायर्ड एक्सपोजर. तो उसका मतलब दे डोंट हैव इट राइट नाउ, व्हिच मींस द क्वालिटी ऑफ द गेम विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. तो क्वालिटी का भी वही है, और वही सेकेंडली जो पॉइंट था कि वो डायनामिक्स डिफरेंट, डायनामिक्स तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है. वो तो कोई क्रिकेट में भले ही उतने ना हो, तो फुटबॉल में तो भाई आई कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ अनकंफर्टेबल इट मस्ट बी. तो फॉर दोस रीजंस आई थिंक सेपरेट रखो. लड़कों को भी मत लो जबरदस्ती में वुमेन्स क्रिकेट में. एंड अश्विन भाई साहब थोड़ा सा चिल करें तो बेहतर रहेगा. बाकी आई थिंक ऑन दैट लाइट नोट लेट्स एंड द पॉडकास्ट. काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हमने डिस्कस करी हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट भी हो गया TNPL के साथ, थोड़ा सा IPL की थोड़ी सी हमने बातें कर ली, RCB की बातें करी, एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में नॉट जस्ट इंडिया बट साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो. तो कैसा लगा आपको ये पूरा पॉडकास्ट? बताइएगा कौन सा सेगमेंट आपको पसंद आया, अपने थॉट शेयर करिए. काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी थे इसके ऊपर, तो अगर आपको अपने कोई थॉट शेयर करने, लॉजिकली जो बोलना है बोलिए भाई, आपका पूरा हक है बोलने का. कोई अच्छा कमेंट होगा तो हम रिस्पॉन्ड भी करेंगे.
और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।